ध्रुव आसानी था ना पेपर? हाँ हाँ सर, मतलब मेरे को बस सेकंड्स वाला सेट नहीं हुआ मेरे से, क्योंकि मेरे को थोड़ा समझ में कम आया वो। बट बाकी तो ऑलमोस्ट हो ही गए सारे। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं करवाता हूँ अभी। सबसे पहले तो मैं सेमटेट की तारीफ करूंगा, अच्छा पेपर बनाया टाइम वालों ने, है ना। अच्छा लगा, मतलब काफी हद तक ऐसा लगा कि बिल्कुल कैट से मिमिक करता हुआ ये अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ऐसा नहीं है कि किसी पेपर के अंदर सेट्स बहुत ज्यादा मुश्किल होंगे तभी उस पेपर को अच्छा कहा जाएगा। एक बैलेंस्ड पेपर था और सारे सेट इसके आसान थे, ठीक है ना। बात आ रही है समझ में? यस सर। पहला सेट बताना है क्या मुझे? अगर पूरा नहीं भी बताना हो तब भी आप मुझे बता सकते हो कि थोड़ा सा हमें हिंट दे करके ही बता दो इसको जल्दी कैसे करना है, तो वो मैं बता सकता हूँ। पहले वाला सेट बताना है, देख लो एक बार। सर आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं इसके। आंसर डिस्कस कर लेते हैं एक बार, मैं थोड़ा सा लिख करके बताया था आपको, ठीक है ना, क्योंकि आप नहीं पूछ रहे और बहुत सारे कलाकार आए नहीं अभी क्लास के अंदर, हम्म। वो फिर बाद में मुझे मैसेज करेंगे, ठीक है ना। तो एक बार देख लो, ये कह रहा है दो तो इनलेट पाइप्स हैं, जैसे ये है टेप वन और ये है टेप टू, ये तो है इनलेट, और ये है एम्पटिंग टेप। एम्पटिंग टेप कौन कौन से हैं यहाँ पर? ए बी और सी, ये इधर रखा है, ए बी और सी, है ना। इनकी रेट्स क्या क्या दे रखी है, तो रेट्स आप इधर से देख लो, क्योंकि मैं मेरे को लिखना इधर है तो फिर, है ना। मैंने पीडीएफ खोल रखी है फोन के अंदर तो मैं वहां से देख करके लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो जो इनलेट पाइप जो है इनकी कैपेसिटी क्या क्या है, इसकी कितनी है? 180 है, और इसकी कितनी है? 200 है। सही तो लिख रहा हूँ ना मैं? पर मिनट है ये, यस। लीटर पर मिनट। यस और एबीसी की क्या क्या है, बताओ। सर, 90, 80 और 150 रिस्पेक्टिवली। 90, सही तो बोल रहे हो ना? यस 80 सर। यस सर। और 150, ठीक है ना, 90 80 150, ठीक है चलो। अब ये क्या बोल रहा है, इसमें एक क्लू हमें दे रखा है कि जो 10 बजे थे ना, 10 बजे कितने टेप खुले हुए थे? दो टेप, ये लिख रखा है ना। अब इधर देखो ध्यान से, 10 से 10 तक, 10 से 10 मुझे कितना पानी लाना है? 10 मिनट में कितना पानी लाना है? तो कितना पानी लाना है 10 मिनट में? 300 लीटर। प्लस का 300, है ना। फिर इसके बाद में अगले 10 मिनट में मुझे कितना खाली करना है? माइनस का 500। सही लिख रहा हूँ मैं? यस सर। ठीक है ना। तो थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से कर लो। फिर इसके बाद में फिर इसको क्या करना है मुझे? अगले 10 मिनट में क्या करना है मुझे? प्लस का 1500 करना है। अगले 10 मिनट में प्लस का 1500 करना है। फिर अगले 10 मिनट में मुझे, मैं पूरा करके नहीं बता रहा हूँ, और वैसे भी इसको पूरा करने में कुछ है भी नहीं, पूरा भी करेंगे तब भी लगने 5 मिनट ही है इसके अंदर। फिर अगले 10 मिनट में 4500 से 5500 हो रहा है, तो फिर ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2000। फिर 5500 से 5600 हो रहा है, तो फिर ये कितना हो जाएगा? प्लस का 100। बात आ रही है समझ में? फिर इसके बाद में 5600 से कितना हो रहा है? 3900, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का 1700। फिर इसके बाद में कितना हो जाएगा? प्लस का 300। मतलब ये 10 10 मिनट में कितना पानी चाहिए मैं यहाँ से देख करके लिख रहा हूँ, 3900 से 4200, फिर 4200 से 5300, तो ये कितना हो जाएगा? प्लस का 900, ठीक है ना। और ये कितना आ जाएगा बताओ यहाँ पे? ये प्लस का 900 थोड़ी ना होगा, ये होगा प्लस का 1100, 1100, 1100 इट इज, 1100। और ये वाला कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस का 900। अब इधर देखो, दिस इज, वी नीड टू फिल द वाटर प्लस 300 लीटर इन 10 मिनट्स, मतलब हर मिनट मुझे कितना फ्लो चाहिए? हर मिनट मुझे कितना फ्लो चाहिए? 10 मिनट में 300, यानी कि हर मिनट में मुझे कितना चाहिए? प्लस का 30। यस। यहाँ पर हर मिनट में कितना चाहिए मुझे? माइनस का 50। बात आ रही है समझ में? यहाँ पर हर मिनट में मुझे कितना चाहिए? प्लस का 150। यहाँ पर हर मिनट में मुझे कितना चाहिए? प्लस का 300। यहाँ पर हर मिनट में मुझे कितना चाहिए? प्लस का, यहाँ पर हर मिनट में मुझे कितना चाहिए? ये वाला देखो एक बार, 1040 से और 1050, 1040 से 1050 तक ये वाला नंबर मैंने गलत लिख दिया। देखो इधर, 1040 से 1050 तक कितना, कितना करना है मुझे? 2000 नहीं करना, कितना करना है? 1000, प्लस का 1000। तो 10 मिनट में 1000, यानी कि पर मिनट कितना चाहिए मुझे? प्लस का 100। इसके बाद में मुझे कितना चाहिए? प्लस का 10। इसके बाद में मुझे कितना चाहिए? माइनस का 170। इसके बाद में मुझे कितना चाहिए? प्लस का 30। इसके बाद में मुझे कितना चाहिए? इसके बाद में चाहिए मुझे प्लस का 110। और उसके बाद में मुझे कितना चाहिए? माइनस का 90। बस कुछ भी नहीं करना आपको, ये टेबल आपका ग्राफ व्राफ जो भी था आपने पढ़ लिया यहाँ से। अब आपको दो टेप चला करके कितना करना है सबसे पहली बार में, क्योंकि इसने दे रखा है कि 10 बजे कितने टेप थे? 10 बजे केवल दो ही टेप थे,
इसके बाद में मैं नेक्स्ट टाइम टेप को हाथ कब लगाऊंगा, 10:10 पर, फिर 10:20 पर, फिर 10:30 पर। उसने क्या बोल रखा है कि आफ्टर एवरी सब्सिक्वेंट 10 मिनट्स एग्जैक्टली वन टेप, एक ही टेप को आप छेड़खानी कर सकते हो। और छेड़खानी करने के बाद मतलब क्या है, was either opened or closed depending on whether it was initially open or closed, है ना। मतलब हर 10 मिनट में आप केवल एक ही टेप को छेड़ोगे, इसके अलावा आप और किसी टेप को नहीं छेड़ोगे। तो देखो आपको दो टेप को मिला करके कितना करना है, +30। दो टेप को मिला करके +30 करने का कौन सा तरीका है बताओ। दो टेप को मिला करके +30 करना है आप। T1 और TC। हाँ, ठीक है ना। तो दो टेप को मिला करके, यानी कि टेप 1, और इसके अंदर से क्या माइनस हो जाएगा, टेप C। तो टेप 1 इज 180 एंड टेप C इज 150। बात आ रही है समझ में। यस ठीक है ना। अब इधर देखो ध्यान से, यहां से जब मैं यहाँ पर आता हूँ, इससे मैं इस जगह पर आता हूँ, तो मैं कितना पीछे जा रहा हूँ, हर मिनट में -80 पीछे जा रहा हूँ ना। -80 कौन सा टेप को मैं इंक्लूड कर दूं इनके साथ में कि -80 होने लग जाए, प्लस प्लस 30 और -80, प्लस का 30 के साथ में क्या होने लग जाए, माइनस का 80 भी होने लग जाए। तो प्लस का 30 तो ऑलरेडी चल ही रहा है, 1 और C लगाएंगे तो प्लस का 30 तो चल ही रहा है। इसके साथ में मुझे कितना करना है, माइनस का 80 भी करना है। तो TB। माइनस, बात आ गई समझ में। इसके बाद में फिर यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 100 हो जाएगा, है ना। क्या कर दे हम इसके अंदर की प्लस का 100 हो जाए, बताओ। इसके साथ में हम लोग क्या कर सकते हैं कि प्लस का 100 हो जाएगा। सर T2 ऑन कर देंगे। T2 ऑन कर देंगे। बात आ रही है समझ में, ये प्लस का 100 है या कितना है। -50 से प्लस का 150 किससे बनेगा, 200 से बनेगा ना। हर बात में हाँ कर लेते हो आप लोग, है ना। तो क्या ऑन करना पड़ेगा मुझे इसके साथ में, T2, -C -B। अब इसके बाद में फिर मुझे क्या करना है, मुझे प्लस का 150 करना है ना। प्लस का 150 कैसे होगा, देखो 1 2 तो देखो साथ में चल ही रहे हैं, मुझे प्लस का 150 और ज्यादा पानी लाना है इसके अंदर। तो क्या करो, 1 2 तो इनलेट तो ऑलरेडी है ही सही, इनको तो मैं बढ़ा नहीं सकता। तो क्या करो, जो आउट गोइंग है ना, जो इसके अंदर से जो एम्प्टिंग टैप है, इसको हटा दो, C वाले को हटा दो, तो अपने आप +150 हो जाएगा। बात आ रही है समझ में मेरी। यस सर। क्योंकि ये माइनस का 150 जो निकाल रहा था, मैंने C को हटा दिया, तो माइनस का 150 कम होगा, तो इसका आंसर अपने आप ही 300 ही आएगा। और चाहो तो आप करके भी देख लो, 1 + 2, तो ये कितना हो जाएगा, 180, प्लस का 200 और माइनस का 80। इसको करके देख लो तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 300। तो इतनी ज्यादा कैलकुलेशन में फंसो मत, यहीं से देख लो इसको। इसके बाद मुझे कितना करना है, मुझे करना है -का 200। -का 200 सीधा सीधा कौन सा टेप है, ये कंट्रीब्यूट कर रहा है +का 200। सीधा सीधा इसको बाहर निकाल दो तो -का 200 हो जाएगा, है ना। इसके बाद में मुझे कितना करना है, इसके बाद में करना है मुझे -का 90। -का 90 कौन सा वाला टेप चला दो आप साथ में कि -का 90 हो जाएगा। तो इसका जवाब क्या है, A। बात आ गई समझ में। यस सर। ठीक है। इसके बाद में फिर मुझे कितना करना है, यहाँ से -का 180 करना है ना। 10 के साथ में -का 180 जोड़ूंगा तो फिर ये हो जाएगा। अब -का 180 कैसे होगा बताओ। ये जो 180 वाला पाइप है ना, इसको आप चलो चलाओ ही मत, इसको बंद कर दो। तो ये कितना हो जाएगा, -का B माइनस का है। और अगर आपको अगर ऐसे अजीब लग रहा हो तो बीच बीच में इसको ऐसे जोड़ के भी देख लो, ऐसे -B माइनस से कितना हो जाएगा, -का 90 -का 80 हो गया, -का 170। ऐसे ही क्या था ध्रुव, या बार बार में ऐड करके देखा था इनको। सर मैंने ना थोड़ा सा अलग तरीके से किया था, बट मतलब ऐसे ही है वो ऑलमोस्ट, मतलब टेबल, बट ना थोड़ा सा अलग है, थोड़े कीड़े मार रखे हैं, तो मेरे को दिखाता मैंने कैसे किया था। भाई भाई भाई, गंदी राइटिंग देखने का बिल्कुल भी मन नहीं हाँ है। सर, इसलिए मैं कोशिश भी नहीं कर रहा। ठीक है ठीक है। पर ये मेरा वाला तरीका तो आसान ही लग रहा होगा ना आपको। हाँ हाँ, तो ये मैंने मतलब समझ में आ रहा है पूरा। प्लस का 200 करना है, तो 200 के लिए प्लस का 2 वाला पाइप चला दो। इसके बाद में -B माइनस है। बात आ गई समझ में। इसके बाद में 30 से आपको कितना जाना है, कितना आगे जाना है इसको, +का 80। +का 80 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, B वाले पाइप को जो एम्प्टी कर रहा है, -का 80 कर रहा है, इसको हटा दो, 2 माइनस से हो जाएगा। बात आ गई समझ में। इसके बाद में फिर यहाँ से आपको यहाँ पर जाना है, तो आपको कितना करना पड़ेगा बताओ। 100 से और यहाँ पर जाना है, कितना करना पड़ेगा आपको, -का 200। मतलब हम्म। 200 अब आपको नहीं चाहिए जो पहले आ रहा था, तो फिर
सीधा सीधा टेप टू बंद कर दो, तो फिर कौन सा टेप रहेगा? ये वाली टेबल पूरी कंप्लीट बन गई है ना? ठीक है ना? मुझे बस यही डर है कि बाद में इसमें लोग डाउट ना पूछे, क्योंकि लोग भी काफी कम है अभी। ठीक है ना? कोई बात नहीं, जितने भी लोग हैं तुम्हें समझ में आ गया। यस सर। आगे बढ़ जाऊं मैं? यस। इसके आंसर्स मैं बताता हूँ तुमको एक बार। पहले का आंसर है डी। डी, हाँ यस सर। पहले का आंसर है डी। दूसरे का आंसर है बी। हाँ फिर डी थर्ड, बी। हाँ थर्ड का आंसर है डी। हाँ और फोर्थ का आंसर है बी। बी। हाँ सही है। ठीक है ना? इसके बाद में ये वाला सेट है। ये वाला सेट भी बहुत आसान है। सर ये नहीं समझ में आया मेरे को। कोई बात नहीं, करवा देते हैं अभी। और किसका माइक अनम्यूट है? शिरीष हो गया था? सर एक्चुअली मैं तो अभी पहला वाला ही किया था एक्चुअली। मैं हम लोग बाहर गए थे, मैं अभी अभी घर आया तो एक ही कर पाया मैं। तुमसे पूछ के टाइम रखा है, फिर भी ऐसा करते हो तुम लोग। सर नहीं, मैं एक्चुअली कल सुबह क्लास करते ही निकल गया था, अभी जस्ट आया हूँ एक ठीक है, घंटा पहले। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं बताया था एक बार। सर मैं अभी लीव करूँ, मैं एक बार को ट्राई करना प्रेफर करूंगा। कर दो। ठीक है, थैंक यू सर। भाई एक बार तुम्हें पहले खुद को करना चाहिए, बाद में सोल्यूशन देखना चाहिए। ठीक है ना? ये कह रहा है राजीव एक एमबीए स्टूडेंट है ना? इसने चार कंपनियों का क्या कैलकुलेट किया? कम्युलेटिव एक्सपेंस कैलकुलेट किया, और कम्युलेटिव रेवेन्यू कैलकुलेट किया यूएस मिलियन डॉलर के अंदर, है ना? चार कंपनियों का किया। चार कंपनियां कौन कौन सी हो सकती है? कंपनी वन, है ना? कंपनी टू, कंपनी थ्री। ये आप इसको, इसका आपको कॉम्प्रिहेंशन भी समझ में नहीं आया था? कॉम्प्रिहेंशन समझ में आ गया था, बट ये जो ग्राफ था ना, थोड़ा सा इसको देख के मेरा हो गया कि मतलब ये तो नहीं होगा मेरे से, भाई थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंशन ही तो है, ग्राफ में तो कुछ भी नहीं है, बेवकूफी बना रहा है ये। क्वार्टर टू, क्वार्टर हाँ थ्री। वो क्वार्टर ही समझ में नहीं आएगी, क्वार्टर में मतलब वन से जीरो से लेके थ्री तक था या 11 तक कैसे आ अरे गया। मेरे भाई, ये तो पैसा है। दिस इज पैसा, है ना? ये मंथ नहीं है, क्या लिख रखा है इसने? यूएसडी मिलियन। तो सर ये तो फिर पैसा प्रॉफिट है। क्या था इसमें? मैं बता रहा हूँ, 2 मिनट रुक जाओ। ये तो पैसा है कि रेवेन्यू कितना आया था। तो हम क्या बोलेंगे? 6 मिलियन, 7 मिलियन, 8 मिलियन, 9 मिलियन, 10 मिलियन, 11 मिलियन। और एक्सपेंस कितना हुआ था? तो 1 मिलियन, 2 मिलियन। ये तो पैसा है, ये मंथ मंथ नहीं है। मैं बता रहा हूँ क्या है, इधर देखो ध्यान से। चार कंपनी है, कंपनी वन, कंपनी टू, कंपनी थ्री, कंपनी फोर, और चार ही क्वार्टर। ठीक है ना? तो इसने क्या कर रखा है भाई ने, कि इसने इस जगह पर, जैसे कंपनी वन का क्वार्टर वन के अंदर कितना रेवेन्यू है और कितना एक्सपांस है, उसका एक पॉइंट आ जाएगा। जैसे कि मान लो एक पॉइंट इसने बना रखा है ये डी। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये है कंपनी वन का क्वार्टर वन का, जरूरी नहीं है कि यही हो। ये तो उसने आइडेंटिफाई करने के लिए बोल रखा है कि चलो तुम बताओ बताओ कौन सा पॉइंट किसका है, कौन सा क्वार्टर वन का है, कौन सा पहली कंपनी का है। तो इसके हिसाब से, हर एक पॉइंट के हिसाब से इसका रेवेन्यू कितना हो जाएगा? 1 मिलियन यूएसडी। हम्म। और इसका एक्सपेंस कितना हो जाएगा? 4 मिलियन हम्म। यूएसडी। तो सिमिलरली कंपनी वन के लिए कितने पॉइंट आएंगे? 4 क्वार्टर होते हैं ना एक साल में, कितने पॉइंट आएंगे कंपनी वन के लिए इस पूरे ग्राफ पेपर में? 4 पॉइंट आएंगे। यस सर। कंपनी टू के लिए भी कितने पॉइंट आएंगे? चार। 4 आएंगे। कंपनी थ्री के लिए भी कितने पॉइंट आएंगे इस ग्राफ पेपर पे? चार। 4 पॉइंट आएंगे। और कंपनी फोर के लिए भी कितने आएंगे इसके अंदर? 4 पॉइंट। तो टोटल मिलाकर के कितने पॉइंट आएंगे? 16। 16 पॉइंट्स। और मेरे हिसाब से 16 ही होंगे ये। इन्हें गिन भी लो एक बार, गिन लो गिन लो, सर जब तक मैं मतलब ये इसको कहाँ तक है, ये ओ तक है ना ये? हाँ, पी तक है, पी तक। ओ पी, पी हाँ। तक है। हाँ सर 16 ही है। 16 ही है ना? ठीक है ना? तो ये वाली बात समझ में आ गई, 16 पॉइंट किसके हैं। अब हमें यही तो आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा क्वार्टर वन का है, कौन सा क्वार्टर टू का है, कौन सा क्वार्टर थ्री का है, कौन सा क्वार्टर फोर का है। अब यहाँ पर एक वर्ड इसने दे रखा है हमें, क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव एक बहुत ही काम का वर्ड है, यही वर्ड आपको सब कुछ बता देगा। क्या बता देगा? कि क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है। जैसे कि मैं आपको एक्सपेंस दिखा रहा हूँ, रेवेन्यू दिखा रहा हूँ। जैसे क्वार्टर वन में रेवेन्यू था इतना। अब क्वार्टर टू तक का क्यूमुलेटिव मुझे निकालना है। क्यूमुलेटिव का मतलब कितना होता है? जैसे क्वार्टर वन का अंदर मेरे को क्यूमुलेटिव लिखना है, मान लो किसने कमाए थे 10 रुपए, क्वार्टर टू के अंदर इसने कमाए थे 2 रुपए। तो क्यूमुलेटिव का मतलब मुझे क्या लिखना है? पहले क्वार्टर और दूसरे क्वार्टर तक का दोनों। तो टोटल में कितना लिखूंगा? 12। बात आ रही है समझ में? नहीं आ रही? यस सर। आ गई ना बात समझ में? हाँ। आगे चलें? यस सर।
और इसने लिख भी रखा है, ये मेरे समझाने वाली बात नहीं है, इसने लिख भी रखा है, देखो कितने, द क्यूमुलेटिव एक्सपेंस क्यूमुलेटिव रेवेन्यू फॉर ए न्यू क्वार्टर आर कैलकुलेटेड एज द सम ऑफ द एक्सपेंसेस रेवेन्यू ऑफ ऑल द क्वार्टर इन दैट ईयर अंटिल दैट क्वार्टर इंक्लूडिंग दैट क्वार्टर। यस सर। और ये कह रहा है रेवेन्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहा है, एक्सपेंस भी हमेशा पॉजिटिव ही रहा है। इसका मतलब क्या है कि क्वार्टर वन का जो रेवेन्यू रहेगा क्वार्टर टू का क्यूमुलेटिव अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये बड़ा होगा, क्वार्टर थ्री में भी और बड़ा होगा, क्योंकि ये कह रहा है ना हर उसके अंदर रेवेन्यू पॉजिटिव ही रहा है, रेवेन्यू को नेगेटिव मत मान लेना आप। यस सर। और क्वार्टर फोर में भी और भी बड़ा होगा। तो क्या आप इस बात को एग्री करते हो कि कंपनी वन के जो 4 पॉइंट आएंगे रेवेन्यू के, वो लगातार ऐसे आगे ही चलते रहेंगे, ऐसे आगे ही चलते रहेंगे, आगे ही बढ़ते रहेंगे वो ऐसे? ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? सर मतलब एक असेंडिंग ऑर्डर में होंगे। कि क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री और क्वार्टर फोर, अगर मेरे को रेवेन्यू बनाना है तो ये लगातार इसी तरफ जाते जाएंगे कंपनी यस वन सर। के। और कंपनी वन के ही क्यों, कंपनी टू के भी, कंपनी थ्री के भी, कंपनी फोर के भी। बात आ गई समझ में? यस सर। सिमिलरली एक्सपेंस भी इनका लगातार बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? जैसे एक्सपेंस को मैं ग्रीन कलर से दिखाता हूँ, तो कंपनी वन का एक्सपेंस इतना था, तो क्वार्टर टू में बड़ा होगा नहीं होगा? होगा, क्योंकि इसने क्या बोल रखा है कि एक्सपेंस भी हर क्वार्टर के अंदर क्या था, पॉजिटिव। फिर क्वार्टर थ्री के अंदर, फिर क्वार्टर फोर के अंदर भी कितना था। इसका मतलब क्या है कि किसी भी कंपनी का ये वाला पॉइंट मान लो क्वार्टर वन का है, तो क्वार्टर टू का कौन सा हो जाएगा ये, क्वार्टर थ्री का कौन सा हो जाएगा ये, क्वार्टर फोर का कौन सा हो जाएगा ये। मतलब इस डायरेक्शन में ग्राफ चलेगा। ये बात समझ में आ गई या नहीं आई? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब इधर देखो ध्यान से, इतनी बात समझ में आ गई ना? यहाँ पर अभी तक का टेक अवे क्या है कि ग्राफ इस डायरेक्शन में चलेगा। मतलब अगर मैं ए को क्वार्टर वन मान रहा हूँ, है ना, ए को मैं किसी भी कंपनी का क्वार्टर वन मान रहा हूँ, तो क्या मैं डी को क्वार्टर टू मान सकता हूँ क्या? डी को क्वार्टर टू का पॉइंट मान सकता हूँ क्या? तो जवाब है नहीं। ऐसा करने से क्या होगा, क्वार्टर वन में रेवेन्यू था इतना, क्वार्टर टू में मतलब दो था, क्वार्टर वन में कितना रह गया, एक। सर नेगेटिव हो गया रेवेन्यू फिर। बात आ रही है समझ में? है ना? इसका मतलब क्या है, आपको चारों कंपनी के जो पॉइंट्स जो है ना, हर कंपनी के चार चार पॉइंट्स है, वो इसी डायरेक्शन में भगना है। कौन से डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। बात आ गई समझ में? यस सर। एक बात पूछ रहा हूँ, क्या ये हॉरिजॉन्टल हो सकता है क्या ऐसे किसी भी कंपनी का, कि क्वार्टर वन का यहाँ पर आ जाए और क्वार्टर टू का यहाँ पर आ जाए? बिल्कुल हॉरिजॉन्टल। जैसे कि एक पॉइंट सी आ जाए, देखो इससे हाईलाइट करके बताता हूँ, एक पॉइंट सी आ जाए और सी के बाद में नेक्स्ट क्वार्टर का बी आ जाए, क्या पॉसिबल है? सर इसका मतलब होगा कि रेवेन्यू भी कुछ नहीं, मतलब रेवेन्यू बढ़ा लेकिन एक्सपेंस नहीं बढ़ा। एक्सपेंस नहीं बढ़ा, एक्सपेंस जीरो ही था, और जबकि एक्सपेंस जीरो था नहीं, नेक्स्ट क्वार्टर में एक्सपेंस हमेशा पॉजिटिव था। तो हॉरिजॉन्टल नहीं चलेगा, थोड़ा सा टिल्ट होना चाहिए ऊपर, पर होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, क्या ऐसे हो सकता है कि पहले क्वार्टर में जे मान लू, दूसरे क्वार्टर में के मान लू? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं सर, फिर रेवेन्यू नहीं बढ़ा। फिर रेवेन्यू नहीं बढ़ा, दोनों बढ़ने चाहिए। इसका मतलब क्या है, किसी भी कंपनी के जो चारों पॉइंट जो आएंगे ना, वो उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, ये डायरेक्शन होगी। ये समझ में आया या नहीं आया? यस सर। तो मुझे 16 पॉइंट हाईलाइट करने हैं इसके अंदर। सबसे पहले तो मैं कह रहा हूँ, तो अभी तक जो मैंने बात समझाई है कि इस डायरेक्शन में, बस एक ही बात है इसके अंदर समझने वाली, कि इस डायरेक्शन में चलेगा है। तो इसको मैं यहाँ पर बना करके बताता हूँ आपको ग्राफ में, कि किसी भी एक कंपनी का पहला पॉइंट अगर ये है क्वार्टर वन का, तो दूसरा पॉइंट ये आएगा, तीसरा पॉइंट ये आएगा, और चौथा पॉइंट ये आएगा फिर, है ना? ए पॉइंट क्वार्टर वन का है, जे पॉइंट क्वार्टर टू का है, ओ पॉइंट क्वार्टर थ्री का है, और एम पॉइंट क्वार्टर फोर का है। ये एक वैलिड चारों क्वार्टर है किसी भी एक कंपनी के। कौन से वैलिड नहीं हो सकते हैं फिर? तो ये वाला ग्रीन वाला देख लो, ये वैलिड नहीं है ग्राफ। अगर मैंने सी को क्वार्टर वन माना तो एन को क्वार्टर टू मान लिया, यहाँ तक ठीक है। पर फिर जब मैं एल को क्वार्टर थ्री मानता हूँ और फिर मैं आई को क्वार्टर फोर मानता हूँ, तो ये एक वैलिड किसी भी कंपनी के चारों पॉइंट नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि मैंने क्या बोला अभी तक कि ये वाली डायरेक्शन चाहिए मुझे, तो यहाँ पर ये वाली डायरेक्शन तो आई नहीं रही, एन टू एल जा रहे हो, तो डायरेक्शन कैसी आ रही? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है कि क्वार्टर टू के अंदर इसका जो एक्सपेंस है ये 5 मिलियन US डॉलर था, और एल के अंदर भी ये कितना था, 5 मिलियन डॉलर ही था, ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि पाँचवें क्वार्टर में कोई एक्सपेंस बढ़ा ही नहीं, क्योंकि ये तो क्यूमुलेटिव है ना, है ना? क्यूमुलेटिव का मतलब क्या है कि जैसे सेकेंड क्वार्टर में, फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, और थर्ड क्वार्टर में, सेकेंड क्वार्टर में कमाया 2 रुपये, और थर्ड क्वार्टर में कमाया 3 रुपये, और फर्स्ट क्वार्टर में कमाया 1 रुपया। तो पहले क्वार्टर का क्यूमुलेटिव क्या रहेगा? 1। दूसरे क्वार्टर तक का क्यूमुलेटिव कितना रहेगा? 1 + 2 3।
और तीसरे क्वार्टर तक का क्यूमुलेटिव कितना हो जाएगा 6, है ना। तो आपको पता लग रहा होगा कि अगर लगातार एक्सपेंस और रेवेन्यू अगर पॉजिटिव नंबर है तो ये बड़े बड़े आते जाएंगे। तो एक ग्रीन जो बनाया ना मैंने, एक इनवैलिड 4 पॉइंट बनाए किसी भी एक कंपनी के। और किस तरीके से इनवैलिड हो सकते हैं, इस तरीके से भी हो सकते हैं, जैसे मैं एक कंपनी के बना रहा हूँ, ये पर्पल कलर देखना आप लोग, ये है ना। इसके बाद में मैं एफ पर चला गया, ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि जी को मैंने Q2 माना, तो एफ के अंदर क्या हो रहा है, रेवेन्यू तो बढ़ रहा है, रेवेन्यू यहाँ पर पहले 2 था, क्यूमुलेटिव रेवेन्यू 2 से कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है ना। पर ये घट रहा है एक्सपेंस, ये 6 था, Q2 में 6 था, और Q3 के अंदर कितना हो गया, 2। तो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। Q2 तक का क्यूमुलेटिव कितना था, 6, और Q3 तक का क्यूमुलेटिव कितना हो जाएगा, 2। यानी कि ऐसा का पॉसिबल है Q3 के अंदर -4 का खर्चा हो रहा हो, -4 एक्सपेंस, और इसने बोल ही दिया कि -4 एक्सपेंस, एक्सपेंस कभी माइनस में होगा ही नहीं। तो जो मैंने 3 जो किसी भी एक कंपनी के 4 पॉइंट बना रखे हैं, उसमें से केवल पिंक वाला एक वैलिड है, उसके अलावा ग्रीन वाला इनवैलिड है और पर्पल वाला भी इनवैलिड है, ठीक है ना। तो चलो सबसे पहले हम इसकी शुरुआत कहाँ से करते हैं, सबसे पहले हम इसकी शुरुआत करते हैं कि Q1 वाले जो पॉइंट है ना, चारों के चारों, जैसे कि मैं यहाँ पर 4 कलर मान रहा हूँ, ठीक है ना। एक तो ये ग्रीन वाली कंपनी हो गई, इसके बाद में ये पिंक वाली कंपनी हो गई, ठीक है, इसके बाद में ये ब्लैक वाली कंपनी, कंपनी 3, इसके बाद में पर्पल वाली कंपनी, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो मैं कह रहा हूँ कि डी भी किसी न किसी कंपनी का, अभी हम किसके ऊपर काम कर रहे हैं ये भी देख लो, अभी हम काम कर रहे हैं ये चारों पॉइंट निकालने के ऊपर, ठीक है। तो इधर देखो ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो है ना डी, ये जो है डी, ये किसी भी एक कंपनी का Q1 का ही पॉइंट होगा। अब आप कहोगे कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि Q1 का पॉइंट अगर आप इसे नहीं मानोगे तो आपको इसको Q2 का या Q3 का या Q4 का पॉइंट मानना पड़ेगा। तो फिर इस पॉइंट पर, पॉइंट डी पर पहुंचना चाहिए आपको इस डायरेक्शन में जाकर के। क्या इस डायरेक्शन में जाकर के आप कभी कम इस पर पहुंच सकते हो क्या, पॉइंट डी पर? तो इसका जवाब है नहीं पहुंच सकते, क्योंकि इसके इधर तो ग्राफ ही नहीं है। बात आ रही है समझ में? तो किसी भी एक कंपनी का होगा, मैंने मान लिया ग्रीन वाली कंपनी का ये Q1 का पॉइंट है ना। सिमिलरली ए के ऊपर भी आप नहीं पहुंच सकते, है ना, किसी भी दूसरी जगह से। अब आप कहोगे पहुंच तो सकते हैं, देखो डी से पहुंच रही है, ये जी से पहुंच रही है, जे से पहुंच रही है, सी से पहुंच रही है ना, ओ से भी पहुंच रही है। तो भाई मैंने अभी इतनी देर तक समझाया क्या फिर आपको, मैंने क्या बोला भाई, ये वाले डायरेक्शन से पूछना है आपको, है ना। तो ए पर भी आप इस वाले डायरेक्शन का यूज़ करके नहीं पहुंच सकते हो, ठीक है ना। यानी कि ए को भी किसी न किसी कंपनी का Q1 का पॉइंट ही होना पड़ेगा। सिमिलरली एफ पर भी आप इस वाले डायरेक्शन का यूज़ करके नहीं पहुंच सकते। कौन सी वाले डायरेक्शन, यू करके, ठीक है ना, क्योंकि लगातार हमें ग्राफ इस डायरेक्शन में चलाना है जैसे कि मैं चलाऊंगा, ठीक है। बात आ रही है समझ में? अच्छा, इसके बाद में कुछ लोग कहेंगे कि यार बी और सी में से कोई एक चौथी कंपनी का, जो कि ब्लैक वाली कंपनी बच गई ना, इसका Q1 का पॉइंट हो सकता है। तो मैं कहूँगा नहीं यार, बी नहीं होगा, सी ही होगा। क्यों? क्योंकि बी पर तो पहुँचना पॉसिबल है, कहाँ से, ये एफ से पहुँचना पॉसिबल है, पर सी से पहुँचना पॉसिबल नहीं है। अब आप कहोगे पॉसिबल है तो सही, ये ये तो फिर से मैं आपको क्या कहूँगा कि भाई क्या ये वाला एरो इस वाले डायरेक्शन में पहुँच पा रहे हो आप सी से? तो आप मना कर दोगे नहीं पहुँच पा रहे, है ना। तो फिर और बी पर तो आप पहुँच पा रहे हो, तो फिर एक कंपनी कौन सी हो जाएगी, ये वाली Q1 वाली, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे देखना है जी किसी का Q2 का या Q3 का पॉइंट होगा जी, ठीक है ना। तो इस वाले एरो का यूज़ करके, इस वाले एरो का यूज़ करके कौन से पॉइंट से मैं जी पर पहुंच सकता हूं? तो इसका एक ही जवाब है, डी से, डी से। अब देख लो, ये ग्रीन वाला ग्राफ इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, इस डायरेक्शन में जाने का मतलब क्या है कि थोड़ा सा हम इस तरफ भी चल रहे हैं, थोड़ा सा हम ऊपर भी चल रहे हैं, इस तरफ चल रहे हैं, मतलब क्यूमुलेटिव रेवेन्यू भी बढ़ रहा है और क्यूमुलेटिव एक्सपेंस भी बढ़ रहा है। बात आ गई समझ में, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं कहूँगा जे जो पॉइंट है, जे फोर्ड जंगल, तो इसके अंदर आप कहाँ से पहुँच सकते हो, इस वाले डायरेक्शन का एरो का यूज़ करके। तो बहुत ही आसान है, एक ही जगह से पहुँच सकते हैं, वो है ये। बात आ गई समझ में? इसके बाद में आ जाएगा बी पॉइंट। बी पॉइंट पर आप इस वाले डायरेक्शन का यूज़ करके कहाँ से पहुँच सकते हो? तो एक ही पॉसिबिलिटी बचती है ये। तो जो है मैंने हर एक कलर में भी 2-2 पॉइंट बनाया ना, पहला पॉइंट Q1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा पॉइंट Q2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप चाहो तो यहाँ पर इनको लिख भी सकते हो, कैसे? ये हो गया यहाँ पर डी, है ना, ये हो गया यहाँ पर जी, पिंक वाले के अंदर ये हो गया ए, ये हो गया जे, इसके अंदर ये सी से शुरू होगा, इसके अंदर एफ से शुरू होगा,
फिर बी तक जाएगा। बात आ गई होगी आपको समझ में, ठीक है ना। देखो इसके बाद में हम बात कर लेते हैं के की। तो के वाला जो पॉइंट है, इससे इस वाली डायरेक्शन का एरो यूज़ करके एक ही जगह से आया जा सकता है, और वो आपको पता चल रहा होगा कहाँ से, जी से। बात आ गई आपको समझ में। अब चलो जो खाली है उसके बारे में देखते हैं, सी के बारे में देखते हैं कि सी का सेकंड क्वार्टर का पॉइंट कौन सा होगा। तो देखो अभी कलर नहीं कर रहा हूँ इसके ऊपर, ऐसे बता रहा हूँ इस वाले कलर से। देखो Q2, फिर इसके बाद में Q3 पी को नहीं मान सकते, तो Q3 किसको मानना पड़ेगा, एम को। फिर Q4 कहाँ से लाओगे आप, Q4 एम तो किसी का भी Q3 हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैंने इसे Q3 मान लिया, Q3 अगर मैंने मान लिया, तो Q4 पर जाने के लिए बाकी के सारे पॉइंट की डायरेक्शन कैसी है इसके, या तो इस तरफ पॉइंट है, या फिर नीचे की तरफ है, या फिर इस तरफ है। तो ये वाली डायरेक्शन तो हमें मिल ही नहीं पाएगी। तो यहाँ से एक और टेक अवे ये है कि एम जो भी होगा ना किसी का Q4 का होगा, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको क्या बना करके बताया कि सी से क्या ओ जा सकता है Q2 में, तो जवाब ही नहीं जा सकता, ठीक है ना। अब एक और बात देख लो, क्या सी से पी जा सकता है, तो ये पी Q2 है। फिर Q3 वापस से हमें इसी डायरेक्शन में चलना है, तो फिर आपको एम जाना ही पड़ेगा। और जैसा कि अभी अभी बताया मैंने कि एम तो Q4 ही होना है, क्योंकि इससे Q3 से Q4 जाओगे ना तो सारे के सारे एरो इसी डायरेक्शन में जाएंगे। तो फिर हम क्या कहेंगे यहाँ से कि ओ या पी में से कुछ भी ये इसके अंदर नहीं होंगे पॉइंट, है ना, सी से कनेक्टेड नहीं होंगे। अच्छा, क्या सी से ई जा सकता है, बना करके देख लो। अच्छा एक बात और भी लोग कहेंगे सी से एम चल जाएगा, तो भाई ये Q2 है, तो फिर Q3 4 कहाँ से लाओगे इस डायरेक्शन में जा करके, नहीं आएगा ना। तो ये तीनों पॉइंट तो हो नहीं सकते। इसके बाद में देखो सी से आप एच चले जाओ, तो फिर से वही वाली बात है, इस वाली डायरेक्शन में 2 पॉइंट और चाहिए आपको, नहीं मिलेगा, सी से एच भी नहीं जा सकता। सी से ई आप चले गए, आप कहोगे सी से ई चले गए, फिर ई से ये चले गए, एच चले गए, तो चलो ठीक है, मैं अब कह रहा हूँ चौथे क्वार्टर का बताओ आप। तो चौथे क्वार्टर में तो फिर आप इस डायरेक्शन में तो जा ही नहीं सकते ना, फिर या तो आप आई पर आओगे तो गलत हो जाएगा, एल पर आओगे तो भी गलत हो जाएगा। तो आप ओ पी एम पर तो जा ही नहीं सकते, साथ में आप ई एच पर भी नहीं जा सकते। बात आ गई समझ में, ठीक है। अच्छा इसके बाद में क्या आप सीधे आई पर जा सकते हो, तो आई पर भी नहीं जा सकते, फिर Q3 Q4 कहाँ से लाओगे। तो बच क्या गए, एल और एन। अब मैं कह रहा हूँ सी से सीधा एल पर चले गए, तो फिर Q1 ही हो गया, Q2 एल हो गया, फिर Q3 क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। Q4 कहाँ से लाओगे, नहीं ला पाओगे। इसका मतलब एक चीज़ तो फिक्स हो गई कि सी से अगर कहीं पर अगर आप जा सकते हो तो फिर कहाँ पर जा सकते हो, सी से अगर आप कहीं पर जा सकते हो तो फिर आप एन पर जा सकते हो, इसके अलावा आप कहीं पर भी नहीं जा सकते हो। बात आ गई समझ में। अब मैं आपसे एक सवाल और पूछूंगा इसके बाद में कि एल अगर आपको जाना है तो फिर आप कौन से पॉइंट से जा सकते हो, क्या आप एन से जा सकते हो, तो जवाब है नहीं। क्या आप जे से जा सकते हो, नहीं। क्या आप के से जा सकते हो, नहीं। ई से जा सकते हो, नहीं। एच से, ओ से, पी से, एम से, आई से, किसी से भी नहीं जा सकते। केवल एक ही पॉइंट दिख रहा है जो कि इस वाले डायरेक्शन को फॉलो करेगा, वो पॉइंट कौन सा है, बी। यानी कि बी के मुझे 3 पॉइंट मिल गए। और फिर इसके बाद में एल से फिर आप कहाँ पर जा सकते हो इस वाली डायरेक्शन का यूज़ करके, केवल एक ही जगह दिख रही होगी आपको, वो कौन सी जगह दिख रही है हमको, आई, ठीक है ना। तो आप चाहो तो इसके चारों के चारों पॉइंट हम लोग लिख भी सकते हैं इसके अंदर, एफ बी एल और आई। वैसे सिंपल है ये वाला सेट है ना, एफ बी एल और गलत लिख दिया मैंने, और आई, ये, ठीक है। इसके बाद में देखो ये जो ब्लैक वाला है ना, सी से एन के ऊपर गया, इसके बाद में आगे के 2 पॉइंट आपको बहुत ही नेचुरली समझ में आ रहे होंगे। कैसे समझ में आ रहे होंगे, इसके बाद में ई जाएगा, ई के बाद में फिर एच जाएगा, तो ये क्या हो गया, सी एन ई एच, ये आगे इसके चारों के चारों पॉइंट है ना। इसके बाद में इधर देखो, मैंने आपको बोला था कि अब देखो फोर्थ क्वार्टर के पॉइंट कौन कौन से हो गए, पर्पल वाले का हो गया आई, ब्लैक वाले का हो गया एच, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को क्या बोला था थोड़ी सी देर पहले कि एम जो है किसी का भी होगा तो फोर्थ पॉइंट ही होगा, यानी कि फोर्थ क्वार्टर का ही होगा। अब आप कहोगे इसका मान लेते हैं सीधा ही, यहाँ से के बाद में एम चला गया, तो मैं क्या कहूँगा, फिर पिंक वाले को 2 पॉइंट चाहिए, तो Q3 और Q4 आप इन दोनों को थोड़ी ना मान सकते हो। Q3 से Q4 तो ये वाली डायरेक्शन फॉलो होनी चाहिए। फिर हम लोग क्या कहेंगे फिर कि ये जो एम जो है ना, ये सीधा कैसे कनेक्ट नहीं होगा, है ना, किससे कनेक्ट होगा, तो हम क्या कहेंगे कि एम जो है वो कनेक्टेड होगा इससे, पिंक वाले से। पर उससे पहले ये वाली बात आपको देखनी ज़रूरी है कि इसका जो ग्रीन वाला है, इसका Q4 होने के चांसेस किस किस के रहेंगे, फिर इन दोनों में से कोई भी एक। मैं भी बना नहीं रहा हूँ क्योंकि दोनों में से कोई भी एक हो सकता है।
है ना। और ये तो हमने कह ही दिया था कि एम को Q4 ही होना है, तो पिंक वाले का Q4 होने के पहले Q3 करना पड़ेगा। तो फिर आपको क्या करना है, Q3 O या P में से कोई भी एक हो जाएगा, और फिर इसके बाद में ये पिंक कलर यहाँ से स्किप पड़ जाएगा। तो यहाँ पर एम्बिग्यूटी बस O और P की ही है, इसके अलावा किसी भी चीज़ की एम्बिग्यूटी नहीं है। तो अगर मैं इसको डायग्राम में अगर मैं लिखना भी चाहूँ तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ग्रीन कलर का कितना आ गया, DGK O यहाँ पर है, ठीक है, और P दोनों में से कोई एक आएगा, ठीक है, O या P में से कोई एक आएगा। इसके बाद में एज है, अगर इसका O है ग्रीन कलर वाला तो फिर इसका P यहाँ पर आएगा, और अगर इसका P है तो फिर इसका O आएगा, और इसका आखिरी पॉइंट क्या हो जाएगा, इसका आखिरी पॉइंट हो जाएगा M। तो बस ये बन गई आपकी पूरी टेबल, इसी से ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसके सवाल पढ़े थे आपने या नहीं पढ़े, मतलब इसके अंदर एम्बिग्यूटी अभी भी इसी के अंदर रह जाती है कि O P में से दोनों इंटरचेंज होकर के कोई भी पॉइंट किसी भी कंपनी का हो सकता है। बात आ गई, यस सर। ठीक है ना। इसके अंदर स्कोप ऑफ एरर तुम्हें बताया, तो प्रॉफिट परसेंटेज के अंदर जो फॉर्मूला हम लोगों को आता है वो फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी। सीपी का दूसरा मतलब क्या होता है, एक्सपेंस यस सर। इंटू 100%। इसने वो नहीं कर रखा है, इसने क्या कर रखा है, रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब क्या दे रखा है इसने, प्रॉफिट अपॉन सेलिंग प्राइस इंटू 100%। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी है, ये वाला फॉर्मूला यूज करना, ये मार्जिन परसेंटेज का फॉर्मूला होता है, ये वाला मत कर लेना, एक्सपेंस मतलब सीपी वाला, ये वाला मत कर लेना जो हमें आता है, ठीक है ना। यस और एक सवाल भी है इसके अंदर, ये वाला, इससे फिर इसका ये वाला आंसर आना चाहिए। इसके किसी भी सवाल में, सवाल तो तुमने पढ़े नहीं होंगे इसके, सर, मतलब पढ़े थे बट फिर कुछ समझ में नहीं आया तो किया नहीं था, मैं कर इसके लूंगा इसके ना तुम लोग पता नहीं कैसे हो, तुम लोगों को इसमें भी दिक्कत आएगी आंसर करने में। कुछ कुछ सवाल इसके हैं उल्टे सीधे, मैं आंसर लिखवा रहा हूँ इसका, तुम्हें फिर भी अगर कुछ पूछना हो इसके अंदर तो पूछ लो। ओके सर। इसका आंसर है ए, सेवंथ का आंसर है सी, एट्थ का आंसर है बी, नाइन्थ का आंसर है ए। बताना है इसमें कुछ, बोलो। नहीं सर, क्लियर है अभी तक तो, बस एक बार ट्राई कर लूँ खुद से तो हो ये जाए। सवाल मुश्किल है इसके, ये जो सवाल है ना, इसके आंसर किस तरीके से करने हैं, ये थोड़े से मुश्किल हो सकते हैं आप लोगों के लिए, हम्म। ठीक है ना। अगर कहोगे तो मैं एक बार बता देता हूँ इसको। सर आप बताइए दो फिर। नहीं मुझे पता है ना, पूछोगे बाद में फिर मुझसे। If the data point A, B, C, D, P are represented by their numerical equivalents 1 2 3 4 16, यानी कि ये क्या बोल रहा है, A को हम बोल रहे हैं 1, B को हम बोल रहे हैं 2, C को हम बोल रहे हैं 3, D को हम बोल रहे हैं 4, है ना। सिमिलरली P को हम कितना बोल रहे हैं, 16। तो ये बोल रहा है एंटर द न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट ऑफ द डेटा पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग द फर्स्ट 4 क्वार्टर फ्रॉम फर्स्ट क्वार्टर टू द फर्स्ट क्वार्टर इन दैट ऑर्डर next to each other of the company to which data point n correspond। data point n किसके अंदर आ रहा है बताओ, सर सी के अंदर, कंपनी ब्लैक सी। वाले के अंदर आ रहा है ना। तो हाँ इसका क्या क्या बनता है, सी एन ई एच, पहले क्वार्टर का सी, दूसरे क्वार्टर का एन, तीसरे क्वार्टर का ई, और चौथे क्वार्टर का एच। तो सी के लिए मुझे क्या लिखना है, 3। एन का नंबर कितना होता है, एन 14, 14, ई ठीक है। 5। ई का नंबर कितना होता है 5, और एच का नंबर कितना होता है 8। तो कह रहा है इस पूरे नंबर को आप एंटर करो, तो इसका आंसर कितना बन जाएगा, 31458। बात आगे समझ लो। यस हाउ मेनी ऑफ द 4 कंपनीज मेड ए प्रॉफिट इन द थर्ड क्वार्टर। थर्ड क्वार्टर के अंदर किस किस कंपनी ने प्रॉफिट, किस किस कंपनी का प्रॉफिट मिला है। चलो ये वाला आता है ना, इसका जल्दी से आंसर देकर के बताओ मुझे। थर्ड क्वार्टर के अंदर किस किस कंपनी को प्रॉफिट मिला है। अगर सर प्रॉफिट परसेंटेज पिछले क्वार्टर से बढ़ा हुआ होगा तो मतलब प्रॉफिट हुआ है, राइट? प्रॉफिट का मतलब है खर्चा कम हुआ है, रेवेन्यू ज्यादा है। देखो थर्ड क्वार्टर का मतलब मुझे कहा, मुझे पता था ना इसके अंदर दिक्कत है, इधर देखो ध्यान से, ये वाला देखो, ये वाला पॉइंट है ग्रीन वाले का, थर्ड वाले का। बात आ रही है समझ में यहाँ तक। यस सर। अब देखो इसको थोड़ा सा ना ढंग से करो। क्वार्टर टू के अंदर रेवेन्यू कितना था, 2 मिलियन। 2 मिलियन। और क्वार्टर थ्री के अंदर ये रेवेन्यू कितना हो गया, सर नहीं, क्वार्टर 2 के अंदर सर रेवेन्यू 3 मिलियन होगा सर।
भाई ऐसे मत बोलो, क्वार्टर टू तक जो कितना था क्यूमुलेटिव रेवेन्यू? दे रखा ऑलरेडी, ठीक है, 2 मिलियन, और क्वार्टर थ्री तक ये कितना हो गया था रेवेन्यू? 3 मिलियन। 3 मिलियन, हाँ। यानी कि क्वार्टर थ्री के अंदर, कम्युलेटिव की बात नहीं कर रहा, क्वार्टर थ्री के अंदर कितना पैसा कमाया उसने? 1 मिलियन। 1 मिलियन। क्योंकि क्वार्टर टू तक, टिल क्वार्टर टू, ये पूरा 2 मिलियन था, और हम्म। 1 मिलियन क्वार्टर थ्री के अंदर इसने कमाया होगा, तभी तो टिल क्वार्टर थ्री का 3 मिलियन आ रहा है। बात आगे समझ में? यस सर। पर क्योंकि इसने पूछा है, आप तो केवल क्वार्टर थ्री का बताओ कि उसके अंदर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो इसके अंदर रेवेन्यू कितना आ रहा है? 1 मिलियन आ रहा है। यस सर। इसके अंदर एक्सपेंस कितना आ रहा है? क्वार्टर थ्री का एक्सपेंस कितना है? तो क्वार्टर थ्री तक एक्सपेंस कितना था? 7 मिलियन। हाँ। और क्वार्टर टू तक एक्सपेंस कितना था? 6 मिलियन। यानी कि एक्सपेंस भी कितना आ रहा है? 1 मिलियन। तो हाँ। रेवेन्यू भी 1 मिलियन हुआ, एक्सपेंस भी 1 मिलियन हुआ, तो क्या ग्रीन वाली जो कंपनी है इसको प्रॉफिट हुआ कोई? नहीं सर। नहीं हुआ, कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, है ना? तो ग्रीन वाली कंपनी को नो प्रॉफिट। बात आ रही है समझ में? यस सर। अब पिंक वाली कंपनी पर आ जाओ। पिंक वाली कंपनी का रेवेन्यू कितना मिला? पहले 3 था, तीसरे क्वार्टर के बाद में 6 हो गया। तो रेवेन्यू कितना हुआ? नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ पर आर के बाद में एरो दिख रहा है ना, ये लिख रहा हूँ। तो रेवेन्यू कितना हुआ? 3। बात आ गई समझ में? यस सर। एक्सपेंस कितना हुआ इसका, बताओ? सर बट हमने ये कैसे लिया कि ओ है या पी पॉइंट है क्वार्टर कोई 3 बात नहीं, के? दोनों लिख लो यहाँ से। 3 या 2.5 ले लो। यस। रेवेन्यू, बात आ गई समझ में? हाँ। एक्सपेंस कितना हुआ इसका? एक्सपेंस देख लो, दूसरे क्वार्टर से तीसरे क्वार्टर तक कितना हुआ? 3। 3। क्या इसको प्रॉफिट होगा कभी भी? चाहे आप रेवेन्यू को नहीं, 2.5 भी मान लो लॉस या हुआ 3 सर। भी मान लो, कुछ प्रॉफिट होगा इसको? नहीं। नहीं होगा ना इसको प्रॉफिट। नो सर। तीसरे क्वार्टर में इसको प्रॉफिट नहीं हुआ। सिमिलरली, ये ब्लैक वाली जो कंपनी है, ब्लैक वाली कंपनी को देखो। ब्लैक वाली कंपनी का जो तीसरा जो क्वार्टर था, तीसरे क्वार्टर के अंदर इसका रेवेन्यू कितना बढ़ा? 2.5। हाँ। गलत, गलत बोल रहे हो ना भाई? सर ये 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 7 था, 0.5। 7 था, और 7 से कितना हो गया? सेवन पॉइंट। पॉइंट फाइव हो गया। तो तीसरे क्वार्टर में कितना था इसका रेवेन्यू? 0.5 था। दिख तो रहा है ना मैं क्या लिख रहा हूँ स्क्रीन पर? यस सर, यस सर। इसको मिटा दो, ठीक है ना? इसके बाद में इसका एक्सपेंस कितना बढ़ा? सर इसका एक्सपेंस 1 मिलियन बढ़ा, तो लॉस ही हुआ। 12 मिलियन। लॉस हुआ मतलब प्रॉफिट तो नहीं हुआ। प्रॉफिट होने का मतलब क्या है? प्लस में आना चाहिए। हाँ सर। बात आ गई समझ में? इसके बाद में पर्पल वाला देख लो। पर्पल वाले का रेवेन्यू कितना बढ़ा? 2। रेवेन्यू 2 है, और इसका एक्सपेंस कितना बढ़ा? 3 से 5 हो गया, ये भी 2 ही बढ़ा। कोई बढ़ा तो फिर से लॉस ही, नहीं मतलब। हुआ, तो फिर इसका आंसर कितना आ जाएगा? 0। बात आ गई समझ में तुम्हें? यस सर। ठीक है। इफ द कंपनी टू विच डेटा पॉइंट एम कोरस्पॉन्ड डिड नॉट इनकर ए लॉस इन द थर्ड क्वार्टर, मतलब इसको लॉस नहीं हुआ। इसको ध्यान से पढ़ना है, ये सारे सवाल मुश्किल है। लॉस नहीं हुआ का मतलब क्या है? कि या तो प्रॉफिट हुआ या फिर न्यूट्रल रहा। प्रॉफिट किसी को या हुआ तो नहीं आंसर था। प्लस में आएगा, या फिर आंसर इक्वल टू 0 में आएगा, यस सर। है ना? तो ये कह रहा है एम पॉइंट जिसका है ना, उसको, एम पॉइंट किसका है वैसे तो हमें पता लग गया, किसका एम पॉइंट? सर कंपनी 2 का, पिंक वाली। बात आ गई समझ में? तो ये क्या बोल रहा है कि इसको लॉस नहीं हुआ। देन व्हाट इज द प्रॉफिट मेड इन द फोर्थ क्वार्टर बाय द कंपनी टू विच द डेटा पॉइंट जी कोरस्पॉन्ड्स, है ना? तो अच्छा सवाल है। कौन से क्वार्टर में प्रॉफिट निकालना है अपने को? सेकंड। फोर्थ क्वार्टर। अच्छा, फोर्थ क्वार्टर में। फोर्थ फोर्थ। क्वार्टर में तो निकालना है, हाँ। ठीक है ना? तो ये क्या कह रहा है कि एम, मतलब इस वाली कंपनी को कभी भी लॉस नहीं हुआ, पिंक वाली कंपनी को कभी भी लॉस नहीं हुआ। बात आ गई समझ में? यस सर। ठीक है ना? थर्ड क्वार्टर के अंदर लॉस नहीं हुआ, ऐसा नहीं बोल रहा कि कभी भी लॉस नहीं हुआ, ये कह रहा है थर्ड क्वार्टर के अंदर लॉस नहीं हुआ। सर तो इसने एक तरीके से वो बता दिया कि कंपनी हाँ, 1 इसने का ओ है इसने या पॉइंट पी बता है। दिया हमको। हाँ, हाँ। इसने पॉइंट बता दिया। तो हाँ। लॉस कब नहीं होगा इसको बताओ? जब मैं पॉइंट ओ मानूंगा तब नहीं होगा, या फिर पॉइंट पी मानूंगा तब नहीं होगा तो लॉस? पी। 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 पी मानूंगा तब नहीं होगा लॉस। तो इसने बता दिया कि ये वाला पॉइंट इसका है। कलर गलत बना दिया मैंने, मतलब इसका पॉइंट कौन सा है? पी वाला। इसमें लॉस नहीं हो रहा है, इसका पता कैसे चल रहा है? रेवेन्यू कितना है, इनकम कितनी है? 3 मिलियन। और खर्चा कितना हुआ? सर 3। खर्चा कितना हुआ बताओ? 3 मिलियन सर। बात आ गई समझ में? यस सर। ठीक है। अगर मैं इसको ओ वाला पॉइंट मानता हूं तो फिर लॉस होने लग जाएगा इसको, क्योंकि ओ वाला पॉइंट मानूंगा ना, तो खर्चा तो 3 मिलियन ही होगा।
पर रेवेन्यू कम हो जाएगा। रेवेन्यू कितना हो जाएगा फिर? 2.5, है ना? तो फिर लॉस हो जाएगा। बात आ रही है समझ में? यस सर। तो इसका मतलब क्या है, इसने मुझे पॉइंट बता दिया कि पिंक वाले का थर्ड वाला पॉइंट, थर्ड क्वार्टर का पॉइंट है पी। तो फिर ग्रीन वाले का, जिसको कंपनी, जिसको पॉइंट जी कोरस्पॉन्ड करता है, यानी कि ग्रीन वाली कंपनी, उसका फोर्थ क्वार्टर का पॉइंट क्या है? उसके फोर्थ क्वार्टर का पॉइंट है पॉइंट ओ। तो पॉइंट ओ का तो ये कह रहा है फोर्थ क्वार्टर के अंदर ग्रीन वाली कंपनी का प्रॉफिट बताओ। बताओ कितना प्रॉफिट है ग्रीन वाली कंपनी का फोर्थ क्वार्टर के अंदर। तो इसका रेवेन्यू कितना है फोर्थ क्वार्टर में? चलो मैं खुद ही कर देता हूँ। 3 से कितना हो गया? 5.5। रेवेन्यू कितना हो गया? 2.5। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? सर जितने भी उसने कंपनी ने कमाया। रेवेन्यू। प्रॉफिट का फॉर्मूला यहाँ से देख लो। एक्सपेंस कितना है इसका? इसका एक्सपेंस है अराउंड 1 मिलियन। 1 मिलियन। माइनस कर दो इसमें से तो कितना आ जाएगा? 1.5 USD मिलियन। बात आ गई समझ में? यस सर। ये आ जाएगा आंसर, सी आ जाएगा, है ना? देखो थोड़ा सा मुश्किल। हाँ हाउ सर। मेनी कंपनी इनकर्ड ए लॉस इन द सेकेंड क्वार्टर? सेकेंड क्वार्टर कर लोगे इसको? यस सर। ये भी उसकी तरह ही है, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। हाँ सर। सर हाँ हाँ, हो जाएगा हो जाएगा। For the given year, what is the profit percentage of the company to which data point A correspond? कौन से क्वार्टर के लिए पूछ रहा है ये? गिवन ईयर के लिए पूछ रहा है। ए जिसके अंदर है उसका प्रॉफिट परसेंटेज हमें निकालना है। ए किसके अंदर है? पिंक वाली कंपनी के अंदर है। तो पिंक वाली कंपनी का टोटल पूरे साल भर का रेवेन्यू कितना रहा? 9 मिलियन। 7 रहा ना भाई? 7 7 7, वो मेरे को एक्सपेंस दिख गया। तो इसके लिए कितना रहा? ये रहा 7, है ना? तो रेवेन्यू तो हो गया 7, और एक्सपेंडिचर कितना हुआ इसका? 9। 9। तो प्रॉफिट कितना आया? रेवेन्यू 7, एक्सपेंडिचर ये 9। तो प्रॉफिट कितना आया? -2। तो इस वाले फॉर्मूले के अंदर रख दो प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू इंटू 100%। कितना आ जाएगा? 2/7 तो हमें वैसे ही पता है ना, -28.56%। मैं इसी के लिए कह रहा था फॉर्मूला इसी वाला यूज करना, अपना दिमाग मत लगाना। बात आ गई अब समझ में? यस सर। तो इसका आंसर आ जाएगा ये वाला, -28.57। आगे चले, यस सर। ये वाला क्वेश्चन पूछना है, बताओ जल्दी। सर ये वाला हो गया था। तो सर इसमें थोड़ा सा डाउट था, इसमें मेरे को लग रहा है कि ना थोड़ी सी शायद से इंफॉर्मेशन कम थी। क्या कम थी इन्फॉर्मेशन? बताओ क्या कम लग रहा है? मेरे को लग रहा है कि इसमें एक दो पॉइंट और होने चाहिए थे। नहीं, कोई कम नहीं थी, इन्फॉर्मेशन पूरी थी। देखो मैं जल्दी से बताता हूँ। ये मैंने 6 चॉकलेट्स बना रखी है, ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 चॉकलेट, इनकी प्राइस 30 40 50, 90 110 एंड 130। बात आ गई समझ में? आता ये C1 C2, क्योंकि मुझे नहीं पता कौन सा चिल्ड्रन क्या है, तो चिल्ड्रन 1, चिल्ड्रन 2, चिल्ड्रन 3, चिल्ड्रन 4, चिल्ड्रन 5, चिल्ड्रन 6, इनके पास में जो जो पैसे हैं वो सब मैंने लिख रखे हैं। यस। बात आ गई समझ में? इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी कम नहीं है। ये क्या बोल रहा है? हर एक चॉकलेट के लिए 2 बच्चों ने पे किया। और हाँ। तो 2 बच्चों ने पे किया और आधा आधा बराबर बराबर पे किया, मतलब 30 रुपए वाली चॉकलेट कोई भी 2 बच्चे मिलकर के खरीदेंगे, और कितना कितने पैसे देंगे? 15 15 रुपए देंगे, 15 15 ईच हाँ। चिल्ड्रन। तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पर? 12। अब देखो मैंने टेबल किस तरीके से बनाई है। टेबल मैंने बनाई है टिक क्रॉस वाली। जैसे 2 बच्चे पे कर रहे हैं तो मैं 2 जगह पर टिक लगाऊंगा यहाँ पर। 2 जगह पर टिक लगाने का क्या मतलब है कि इस बच्चे ने 65 में से 15 रुपए दे दिए, इस बच्चे ने 80 में से 15 रुपए दे दिए। तो इस बच्चे के पास में बाद में कितने बचे चॉकलेट खरीदने के बाद? बाद में बचे इसके पास में 65, और इसके पास में बचे 50। फिर ये इनको फिर फर्दर आगे खर्च कर दिए। तो यस सर। कहने का क्या मतलब है, मैंने यहाँ पर 2 2 लिख रखा है, यानी कि हर एक कॉलम में 2 टिक आएंगे। यस। बात आगे समझ में नहीं आई? आ गई सर। बात आगे समझ में? अब ये तो मैंने रैंडमली लगा दिया था, मुझे पता नहीं है। ठीक है। अच्छा इधर देखो, इसके बाद में कह रहा है किसी भी बच्चे के अंदर 2 से ज्यादा चॉकलेट के लिए उसने कंट्रीब्यूट नहीं किया है। अब इधर देखो, जब मैं ये वाला सम में निकालूंगा तो ये वाला सम भी 12 ही आना चाहिए। जब यस। मैं टिक लगाऊंगा ना यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 12 ही आना चाहिए। क्या किसी बच्चे के यहाँ पर 3 टिक आ सकते हैं? क्या 3 टिक आ सकते हैं? क्या इस वाले कॉलम में किसी बच्चे के 3 टिक आ सकते हैं? नो सर। नहीं आ सकते। क्या किसी बच्चे के 1 टिक आ सकता है यहाँ पर? एक? सर आने तो दो चाहिए।
रुको एक सेकंड, दो क्यों आने चाहिए? क्योंकि सर दो मतलब एग्जैक्टली दो चॉकलेट्स के लिए कंट्रीब्यूट किया है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं लिख रखा उसने। उसका हालांकि बाद में उसका लॉजिक ये निकलेगा, हर चॉकलेट के लिए दो बच्चों ने कंट्रीब्यूट किया है, ये नहीं बोल रखा कि हर बच्चे ने दो चॉकलेट के लिए कंट्रीब्यूट किया है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये पहला वाला जो बच्चा है 45 रुपए वाला, ये सीधा अपना पूरा 45 रुपीज यहाँ पर खर्च कर दे और 45 किसी और से ले ले। बात आ रही है समझ में? यस सर। पर इस वाले केस में गलती क्या हो जाएगी, क्योंकि मुझे 12 बनाना है ना, तो 2 2 2 2 2 और 2, इन सब का सम कितना आएगा 12। अगर मैं इसको 45 को एक ही चॉकलेट में कंट्रीब्यूट करवा दूंगा ना, यहाँ पर 45 यहाँ पर कंट्रीब्यूट करवा दूंगा इस 45, तो फिर यहाँ पर एक आएगा, यहाँ पर एक आएगा, तो आपको नहीं लग रहा कि फिर कोई एक नंबर 3 होना पड़ेगा इन सब में से? ये यस। जो 2 2 2 लिख रखा है मैंने, क्योंकि यहाँ से मैंने एक कम किया, तो इनमें से कोई एक नंबर 3 बनना पड़ेगा, और 3 में कहीं पर भी बना नहीं सकता। इसने क्या बोल रखा है कि हर एक बच्चा दो चॉकलेट के लिए, दो से ज्यादा चॉकलेट के लिए कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता। पर कुछ लोग पूछ लेंगे ना कि दो से कम के लिए तो कंट्रीब्यूट कर सकता है, तो मैंने उसके लिए भी मना कर दिया कि दो से कम अगर मैंने कंट्रीब्यूट करवाया, तो कोई भी एक नंबर 2 से बड़ा होकर के फिर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बात आ रही है समझ में? यस सर। इसका मतलब क्या है, हर एक बच्चा कितनी कितनी चॉकलेट के लिए कंट्रीब्यूट करेगा, एग्जैक्टली 2 के लिए। भाई लॉजिक समझ में आ गया हो तो बस यही है इसके अंदर समझाने वाली बात, और कुछ भी नहीं है। लिख दूं? लॉजिक मेरे को समझ में आ गया था सर, एक बार टेबल आप बनवा देते, क्योंकि ना इसमें मेरी टेबल में गड़बड़ हो रही थी, एक पॉइंट के बाद ना मैंने तुक्के मारे थे इसकी टेबल में तो। बनवा रहा हूँ। तो फिर अभी क्यों बोला जब ये वाला सेट करवाया था? नहीं नहीं, ये तो हो गया था मेरा, क्यों बोला फिर? सर मेरे को लगा दूसरा अगला सेट है सर, क्योंकि वो भी इसी का था। बहुत बढ़िया। झूठे हो तुम लोग। इधर देखो ध्यान से, इधर देखो इसको, ये जो 100 रुपए हैं, मुझे अब यहाँ से मैं दो का मतलब क्या है कि हर एक कॉलम में दो टिकाने चाहिए, ये वाली बात समझ में आ रही है कि हर एक कॉलम में दो टिकाने चाहिए? यस सर। ठीक है चलो। और हर एक रो में भी दो ही टिकाने चाहिए। यस। अब इधर देखो, ये 100 रुपीज मुझे दो चॉकलेट में मिलकर के खर्च करने हैं, है ना? ये C6 की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये दो चॉकलेट में मिलकर के 100 रुपए खर्च करेगा, यानी कि जो दूसरे बच्चे होंगे वो भी 100 रुपए खर्च करेंगे दोनों चॉकलेट के लिए। मान लो इसने दो चॉकलेट के लिए 100 रुपए दिए, तो दूसरी पार्टी से भी 100 रुपए ही आएंगे इन दोनों चॉकलेट के लिए। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यस सर। मतलब इन दोनों चॉकलेट की कम्युलेटिव प्राइस कितनी, मतलब कंबाइंड प्राइस कितनी होनी चाहिए इनकी दोनों चॉकलेट की? 200। ये बात समझ में आ गई, या मैं फिर से समझाऊं एक बार? बताओ जल्दी। आ गई। आ गई ना? तो जिन दो चॉकलेट की कंबाइंड प्राइस 200 बन रही है, उन दोनों को ही खरीदेगा। तो 200 किस किस की बन रही है? 130 के साथ में 70 चाहिए था, उसकी बनती। 100 के साथ में 90 चाहिए था, तो 200 किन दोनों की बन रही है बताओ? 130 के साथ 70 तो है नहीं हमारे पास तो। नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस यही है। और यहाँ पर भी क्या करेगा, यहाँ पर भी 45 रुपीज देगा। वैसे तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो अंडरस्टूड है। यहाँ पर 45 रुपीज देगा, और यहाँ पर 110 का कितना देगा, 55। 55। पर चाहो तो लिख लो। तो हर एक कॉलम में कितने टिक आने चाहिए थे, दो। दो टिक आ चुके, तो फिर आप क्या कर दोगे, क्रॉस, बाकी सब में क्रॉस कर दोगे। बात आ रही है समझ में? सिमिलरली ये वाला बच्चा 90 कंट्रीब्यूट करेगा, 90। अब देखो मैं इसको एक और तरीके से समझाता हूँ। मान लो इसने पहली चॉकलेट में एक्स कंट्रीब्यूट किए, तो दूसरी चॉकलेट में कितने कंट्रीब्यूट किए इसने, 90 माइनस एक्स। बात समझ में आ गई या नहीं आई? यस सर। पहली चॉकलेट में इसने एक्स कंट्रीब्यूट किए, तो दूसरे बच्चे से भी कहा ला भाई तू भी ₹100 ला। और फिर दूसरी चॉकलेट में 90 माइनस एक्स किए, तो दूसरे बच्चे से भी कहा ला भाई तू भी 90 माइनस एक्स ला। जब इन दोनों चॉकलेट्स की प्राइस को मैं जोड़ूंगा, तो कितना आ रहा है देखो तो, इन चारों टुकड़ों को जोड़ो, कितना आ रहा है? 180 आ रहा है। एक से एक्स कट रहा है। अरे भाई समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ मुझे। सर हाँ सर आ गया। दोबारा बताना है क्या? नहीं सर हो गया सर मैं। तो देखो, ये उन दोनों चॉकलेट्स के अंदर इन्वेस्ट करेगा जिनकी कंबाइंड प्राइस 180 बन रही है। बताओ 180 किस किस की बन रही है? सर 130 और 50। बस एक ही कॉम्बिनेशन बन रहा है। यस सर। तो
ये हो जाएगा 130 और ये हो जाएगा 50। इसके अंदर भी दो टिकाने हैं, दो टिकाने हैं, तो फिर बाकी के सारे क्या आ जाएंगे, क्रॉस आ जाएंगे। ठीक है। चाहो तो आप इनका अमाउंट भी लिख सकते हो। यहाँ पर उसने खर्च किए 25 रुपए, 50 के आधे, और यहाँ पर उसने कितने खर्च किए, 65 रुपीज। पर इसको लिखने की वैसे जरूरत नहीं है। C4 कौन सी दो चॉकलेट में खर्च करेगा जिनकी कंबाइंड प्राइस कितनी आ रही होगी? सर 160। 160। एक और बार करके बताऊं क्या मैं इसको? आगे सर। मतलब मान लो पहली चॉकलेट में एक्स खर्च किए, तो दूसरी में कितनी खर्च करेगा, 80 माइनस एक्स। इसने खुद ने एक्स दिए, तो इस दूसरे बच्चे से क्या मांगेगा, ला तू भी X रुपीज ला। और इसने दूसरी चॉकलेट में 80 माइनस एक्स किए, तो दूसरे बच्चे से भी क्या मांगेगा, 80 माइनस एक्स। तो दोनों चॉकलेट का कंबाइंड प्राइस क्या आ जाएगा, इन चारों को ऐड कर दो, इन चारों को ऐड करोगे तो एक्स से तो एक्स कट ही गया, कितना बचेगा, 160, मतलब 80 का डबल। तो देख लो किन दोनों का मिलाकर के 160 बन रहा है। 110 एंड 50। और भी देख लो और 130 30। कितना बन रहा है। 130 और 30 का, और 110 और 50 का, तो दो बन रहे हैं। चलो दो बन रहे हैं, कोई बात नहीं, दो बन रहे हैं तो फिर इसको भी फिलहाल के लिए छोड़ दो। ये जिस बच्चे का 45 है, ये किन दोनों चॉकलेट में इन्वेस्ट करेगा जिनका प्राइस कितना बन रहा है, दोनों चॉकलेट्स का 90। हम्म। बताओ क्या आएगा इसका, दो चॉकलेट का मिलाकर। 50, 40 और 50। अच्छा, ये वाला तो डाउट नहीं है ना कि यार ये सीधा का सीधा 45 पूरा इसके अंदर आधा दे दे। ये वाला तो डाउट मैंने निकाल दिया ना, यहाँ पर भी कितने टिकाने चाहिए, दो टिकाने चाहिए। बात आ रही है ना समझ में? यस सर। तो फिर इसको जो दो चॉकलेट जो ये खरीदेगा, वो कौन कौन सी खरीदेगा, ये और ये। इसके दो टिक पूरे हो गए, तो फिर बाकी सब में क्रॉस लगा दूं। यस सर। बात आ गई समझ में? यस सर। ये जो 50 रुपीज वाली जो चॉकलेट है ना, इसके इसकी रो में भी तीसरी वाली जो रो है, 50 रुपीज की जो चॉकलेट है, इसके भी दो टिक पूरे हो गए, तो बाकी सब में क्रॉस लगा सकता हूँ ना। यस सर। बात आ गई समझ में? ठीक हाँ। है। अब 65 वाला जो बच्चा है, ये ऐसी दो चॉकलेट के अंदर इन्वेस्ट करेगा जो दोनों मिलकर के कितनी बन रही है, 130। 130। 130 बताओ कौन कौन सी मिलकर के बनती है, जो जो भी बची हुई है अभी तक। 90 और 40। 90 और 40 यही बची है एक, या हम्म। इसके अलावा और भी है? नहीं सर, बस यही है। 90 और 40। तो C2 बच्चे के भी दो टिक आ गए हैं, तो फिर बाकी सब में क्या कर दोगे? और सर हॉरिजॉन्टली भी 40 वाले पे क्रॉस आ जाएंगे। 40 वाले में भी सारे के सारे क्रॉस हो जाएंगे। ठीक है ना। 90 वाली चॉकलेट के अंदर भी दो टिक आ चुके हैं, तो फिर इसके भी सारे के सारे क्रॉस हो जाएंगे। हम्म। बात आ गई समझ में? यस अब सर। 70 वाला है, यानी कि जिन दो चॉकलेट्स का मिलकर के कितना बन रहा है, 140। 140। वो चलेगा, बताओ कहाँ कहाँ पर लगाऊं इसका? 110 और 30, और बस वही ऑप्शन है। वही ऑप्शन है। और इसके 30 वाले के तो दो टिक यहाँ पर आएंगे, क्योंकि दो टिक तो आने ही थे, यस सर। है ना। तो 30 और 110 इसका आ जाएगा, यहाँ पर क्रॉस आ जाएगा। ठीक है ना। इसका यहाँ पर क्रॉस आ जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा, 30 और 130। तो जिसमें हम उलझ रहे थे ना, 160 दो तरीके से बन रहा है, अब तो उसमें भी नहीं उलझ रहे हम, वो भी हो गया आराम से पूरा। यस सर। ये ढंग से समझ में आ गया मैं डबल करके क्यों ले रहा हूँ इसको? यस सर। ठीक है। इसके बाद में इधर देखो ध्यान से। अब हमें बच्चों का आइडेंटिफाई करना है, C1 C2 C3 C4 C5 और C6। ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, अमंग ऑल द चिल्ड्रन हु कंट्रीब्यूटेड फॉर टू चॉकलेट्स ईच। मतलब ये कह रहा है वो बच्चे जिन्होंने दो चॉकलेट के लिए कंट्रीब्यूट किया है, तो ये तो बेवकूफ बना रहा है, हर एक बच्चे को ही दो चॉकलेट के लिए कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, वरना ये वाली लाइन गलत हो जाएगी फिर। यस सर। बेवकूफ बना रहा है, मतलब ये कह रहा है छह बच्चों में से इतनी सारी लाइन को क्या पढ़ना है हम लोगों को, अमंग द सिक्स चिल्ड्रन द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट कंट्रीब्यूटेड फॉर द टू चॉकलेट्स वाज द हाईएस्ट फॉर मनीष एंड द लोएस्ट फॉर किशोर। तो यस दो सर। चॉकलेट के बीच में जो जो भी अमाउंट कंट्रीब्यूट किया, तो पहले बच्चे का अमाउंट कितना था, इनको तो मैं मिटा देता हूँ, ये टू टू जो लिख रखा है ना, इनको मिटा देता हूँ, इनकी जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, बस ये यही सिग्निफाई कर रहे हैं कि दो दो टिकाने चाहिए हर रो में, हर एक कॉलम में। तो इसके अंदर मनी, ये जो C1 चाइल्ड है, इसने दो पहली चॉकलेट के लिए कितना कंट्रीब्यूट किया था? सर 65 और 15। अरे भाई, C1 चाइल्ड के अंदर प्लस का 20 और प्लस का 25 कंट्रीब्यूट किया था ना इसने। यस सर। यस यस। तो डिफरेंस देखना है ना इसके अंदर। 5 का सबसे लोवेस्ट डिफरेंस है। कोई बात नहीं, देख लेते हैं अभी। इसके अंदर 5 का डिफरेंस आ रहा है, दूसरे वाले के अंदर कितने का डिफरेंस आ रहा है? 25। 25 का। हम्म। या पहले डिफरेंस ले लो, बाद में आधा कर लो।
कुछ भी कर सकते हो। 110 माइनस 30 कितना होता है? 80। 40। तो प्लस का 40, पहले डिफरेंस ले लो बाद में आधा कर लो, या पहले आधा कर लो बाद में डिफरेंस ले लो, बात एक ही है। इसका कितना आ जाएगा? 50। इसका कितना आ जाएगा? 40। इसका तो वही है मैंने सीधा सीधा कितना आ रहा है? 40 सर। 40 आ रहा है ना? लास्ट वाले का 10। और लास्ट वाले का कितना आ रहा है? 10। तो ये क्या कह रहा है, जो डिफरेंस है सबसे छोटा किसका है? किशोर का। तो किशोर का नाम हमें पता चल गया, किशोर कौन कौन होगा बताओ? T1। किशोर का पता चल गया। और हाईएस्ट किसका है? नीश। मनीष। ठीक है, ये वाला क्लू हो गया कंप्लीट। ये बोल रहा है नाइदर लोकेश नोर अंकुर कंट्रीब्यूटेड एग्जैक्टली 55 फॉर एनी चॉकलेट। 55 का मतलब क्या हो जाएगा? 110 वाली चॉकलेट पे कंट्रीब्यूशन। 10 वाली चॉकलेट के अंदर कौन कौन नहीं आएगा? C2 और C5। हाँ, मतलब लोकेश और अंकुर नहीं आएगा यहाँ पर, है ना? तो इसको मैं यहाँ पर काट देता हूँ, इसको यहाँ पर लिख करके। मतलब C3 के अंदर लोकेश भी नहीं आएगा और अंकुर भी नहीं आएगा। और C6 में भी लोकेश और अंकुर नहीं आएंगे। C5 बोला था ना आपने पहले? 5 में तो आ सकते हैं क्योंकि C5 में हाँ, नहीं पर आपने मुझे C5 ही बोला था। मैंने दूसरा C2 और C5 बोला था पहले। ठीक है, चलो इधर देखो। इसके बाद में क्या बोल रहा है? इनिशियली हैम हैड एटलीस्ट 20 रुपीज मोर देन वोट अंकुर हैड। ठीक है, अब इधर देखो, अंकुर को मैं क्या क्या लिख सकता हूँ? अंकुर को मैं क्या क्या लिख सकता हूँ? क्या मैं अंकुर को C5 में लिख सकता हूँ क्या? अगर मैं अंकुर को C5 में लिखूंगा तो फिर हेम को मैं 20 रुपए ज्यादा थोड़ी ना करवा पाऊंगा, क्योंकि फिर अंकुर से ज्यादा तो फिर एक ही ऑप्शन बचता है 100 वाला, तो अंकुर को मैं C5 में भी नहीं लिख सकता। बात आ रही है समझ में? हाँ। ठीक है, यस सर। अंकुर को मैं C5 में नहीं लिख सकता क्योंकि हेम को फिर 100 में लिखना पड़ेगा, 100 में लिखना पड़ेगा तो 20 रुपए ज्यादा नहीं होंगे, फिर 10 ही रुपए ज्यादा होंगे, है ना? ये कह रहा है हेम के पास में कम से कम 20 रुपए ज्यादा थे, तो अंकुर को मैं C5 में भी नहीं लिख सकता। अंकुर को अभी अभी C3 के सामने एल और अंकुर को मैं दोनों को नहीं लिख सकता, मतलब अंकुर को कहाँ पर लिखूंगा फिर? C2। ये आ जाएगा अंकुर। बात आ रही है समझ में? यस सर। अंकुर यहाँ पर आ जाएगा तो लोकेश कहाँ पर आएगा फिर? C3 C6 नहीं आ सकता तो फिर लोकेश लोकेश कहाँ पर C5। आएगा? C5। ठीक है ना? तो कौन कौन से नाम हो गए हमारे पास में? किशोर हो गया, अंकुर मनीष हो मनीष और गया, लोकेश। लोकेश हो गया, अंकुर हो गया। तो कौन कौन बचा? हेम हेम। और जय बचा। हेम और जय बचा। तो हेम और जय कहाँ कहाँ पर आ जाएंगे बताओ? क्या हेम C3 हो सकता है? नो सर। क्यों? सर क्योंकि उसमें लिखा था हेम एट एटलीस्ट 20 मोर देन अंकुर, अगर C3 हो तो फिर तो 5 ही ज्यादा हुए। तो हेम यहाँ पर हो गया और ये जय यहाँ पर हो गया। बात आ गई समझ में? हाँ सर, बस यही कंफ्यूजन थी। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। इसके आंसर्स कर लेते हैं हम लोग। पहले का आंसर कितना आ रहा है इसका? 70। इसके बाद वाले का आंसर कितना है इसका? 50। इसके बाद वाले का आंसर है इसका D। हेम। इसके बाद वाले का आंसर है इसका 65। इनमें से कोई सवाल पूछना है तो पूछ लो। नो सर। तो इस वाले का आंसर है A। ये सवाल भी अच्छा है, बाकी मैनेज हो जाएंगे, नहीं हो रहे हो तो पूछ सकते हो। बाकी और भी किसी को पूछना हो तो पूछ लो। ठीक है, हाँ भाई ये वाला सवाल पूछना सर ये है। वाला हो गया था, बस आंसर डिस्कस कर लेते हैं एक बार। आंसर डिस्कस करना है। यार मेरे मेरे को लग रहा है एक बार इसको थोड़ा सा बना करके बताया था हूँ, ओके सर। क्योंकि मैं से घसीटूंगा नहीं बाद में। ठीक है ना? ये बोल रहा है कि ये लोग हैं, 7 लोग हैं, इन्होंने कुछ कुछ कलर के कपड़े पहने हुए हैं। कलर है 3, रेड ब्लू व्हाइट, और इनके गेम्स हैं चेस, कैरम, टेनिस, बैडमिंटन, ये है। ठीक है ना? तो इसको इस टेबल के अंदर हमें फिल करना है। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है? नो टू ऑफ ABCD प्ले द सेम गेम। इसको मैं लिखूंगा कैसे क्लू की फॉर्म में, कि ABCD ऐसे एक लाइन में आने चाहिए, ABCD, है ना? इसका मतलब ये मत समझ रहे हैं सबसे पहले A ही आना चाहिए, फिर B ही आना चाहिए, फिर C आना चाहिए एंड देन D। इसका मतलब है कैसे भी आना चाहिए, एक लाइन में आनी चाहिए।
ये मैंने क्लू लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। ये पहला वाला क्लू हो गया इसका। दूसरा वाला क्लू क्या है, द नंबर ऑफ पर्सन प्लेइंग कैरम इज वन मोर देन डेट प्लेइंग बैडमिंटन। तो कैरम के लोग कितने हैं, x+1, और बैडमिंटन वाले कितने हैं, x। दूसरा वाला क्लू भी हो गया। तीसरा वाला, ऑल दोज हु वियर रेड ड्रेस प्ले कैरम। तो ये कह रहा है सारे के सारे जो रेड ड्रेस वाले हैं वो चेस भी नहीं खेलेंगे, मतलब इस बॉक्स में कुछ भी नहीं आना, वो टेनिस भी नहीं खेलेंगे, और वो बैडमिंटन भी नहीं खेलेंगे। वो क्या खेलेंगे, केबल और कैरम खेलेंगे। बात आगे समझ में, लिख ही लिया मैंने इसको यहाँ पर। ईच कलर इज वोन बाय एटलीस्ट 2%, यानी कि हर एक जो नंबर होगा दो या उससे बड़ा, दो या उससे बड़ा, दो या उससे बड़ा। बात आ गई समझ में। यस सर। वियर्स ब्लू ड्रेस, तो ए कहां पर आ जाएगा, ए आ जाएगा यहाँ पर, इस वाली रो के अंदर आएगा मतलब, ठीक है। ई वियर्स व्हाइट, ई व्हाइट, यानी कि ई इस वाली के अंदर आ जाएगा, ठीक है। एफ वियर्स रेड, एफ इसके अंदर आ जाएगा। बात आ गई समझ में यहाँ तक। यस सर। इसके बाद में क्या बोल रहा है, ए डज नॉट प्ले चेस। ए डज नॉट प्ले चेस का मतलब क्या हो जाएगा, कि सर वो मतलब चेस नहीं खेलता, कि वो बाकी तीनों गेम खेल सकता है। मतलब ए यहाँ पर भी नहीं आएगा, हम्म। और यहाँ तो वैसे भी नहीं आना ही था। यहाँ लिखना क्यों जरूरी था, क्योंकि ए की रो तो फिक्स हो गई ना, तो यहाँ लिखने का मतलब है कि ए नहीं आएगा यहाँ पर, यस सर। ठीक है ना। देखो मैंने इसको यहाँ पर भी लिखा है, यहाँ पर चाहो तो लिख लो, यानी वैसे भी अंडरस्टूड है कि ए तो यार वैसे भी यहाँ पर आना है, तो यहीं पर ही लगाना है, यस सर। ठीक है ना। ए डज नॉट प्ले चेस एंड बी डज नॉट प्ले टेनिस। बी डज नॉट प्ले टेनिस का मतलब क्या हो जाएगा, बी का पता है कि हमें कहीं पर आ सकता है क्या। सर अब ये पता चल गया कि बी टेनिस नहीं खेलेगा। एंड वाइल डी प्लेस कैरम, तो देखो डी का तो हमें पता चल गया ना, कैरम। डी का पता चल गया ना। यस सर। डी क्या खेलता है, कैरम खेलता है, ठीक है। अच्छा देखो, इसने एक मैंने क्लू थोड़ा सा छोड़ दिया यहाँ पर, मेरी नजर पड़ी है इसके ऊपर, ये वाला क्या बोल रहा है ये, वेयर्स द ब्लू ड्रेस प्लेज टेनिस। तो ब्लू ड्रेस वाला भी टेनिस नहीं खेलेगा, तो एक बॉक्स और चला गया ना हमारा, यस सर। एक बॉक्स और चला गया, ठीक है ना। अब वापस क्लू नंबर 6 पर आ जाते हैं। ये बोल रहा है ए डज नॉट प्ले चेस, बी डज नॉट प्ले टेनिस, तो फिर बी का भी हम लिख सकते हैं कि बी, दो बॉक्स में तो कुछ आना ही नहीं, एक बॉक्स खाली बचा है, उसके अंदर भी बी नहीं आएगा। और वाइल डी प्लेस कैरम, लिख ही लिया हमने, कैरम के कॉलम के अंदर आएगा डी, ये लिख लिया, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, बी एंड डी वियर ड्रेसेस ऑफ द सेम कलर। सेम कलर का मतलब क्या है, बी और डी एक ही बॉक्स के अंदर आने। बात आ गई समझ में। अब यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना, एक गलती जो जनरली जो लोग करते हैं वो क्या करते हैं, हर बॉक्स में एक ही आदमी का नाम आना है, ऐसा जरूरी नहीं है, एक से ज्यादा का भी आ सकता है। बात आ गई समझ में, यस सर। ठीक है। चलो हम बी की बात कर लेते हैं एक बार, कि बी कहाँ कहाँ पर आ सकता है, ठीक है ना। क्या बी बैडमिंटन के अंदर आ सकता है, क्या बी बैडमिंटन के अंदर आ सकता है। हाँ सर, अभी के लिए तो आ ही सकता है। चलो इसके बाद में ये बताओ मुझे, क्या एफ कहाँ पर आ सकता है, एफ की तो पोजीशन फिक्स ही है ना एक तरीके से, हाँ रेडी है, वो कैरम खेलेगा फिर। यहाँ पर ही आ सकता है, यस सर। ठीक है ना। अच्छा इधर देखो, डी और बी के अंदर कौन सी चीज में कहाँ कहाँ पर लिख सकता हूँ। अब मुझे एक बात का जवाब दो आप, कि मुझे रेड कलर के भी दो लोगों को खिलवाना है, दो रेड वाला जो है, रेड कलर की जो रो है उसके अंदर मुझे दो लोगों को लिखना है, ठीक है ना। यस सर। क्या मैं ए को लिख सकता हूँ क्या, ए को, यहाँ से देखो मैं अल्फाबेट लिख रहा हूँ, क्या एफ के साथ में एफ को तो लिख नहीं सकता, हटा दो, ए को लिख सकता हूँ, नहीं, एफ तो ब्लू के अंदर आएगा, ई को लिख सकता हूँ, नहीं, ई व्हाइट के अंदर आएगा। क्या मैं डी को लिख सकता हूँ क्या, सर डी को नहीं लिख सकते। नहीं नहीं, डी फोर डेली को लिख सकता हूँ क्या एफ के साथ में। नहीं सर, क्योंकि इसमें लिखा हाँ सर, मतलब डी को लिख सकते हैं, बट वो एफ के साथ नहीं लिखेंगे हम उसको। मैं एफ के साथ वाले कॉलम की, यानी कि यहाँ की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या मैं इसको, सर मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं लिख सकते। नहीं लिख सकते, उसका कारण भी सुन लो। क्योंकि मुझे डी के साथ में बी को भी फिर मुझे रेड में ही लिखना पड़ेगा, आखिरी वाले क्लू को सेटिस्फाई करने के लिए, बी डी वियर द
ड्रेसेस ऑफ द सेम कलर, तो बी के लिए जगह कहीं पर भी नहीं है इसके अंदर। यस सर। फिर आप कहोगे क्यों नहीं है जगह, डी को और बी को साथ में लिख दो, तो फिर मैं आपको क्या दिखाऊंगा, ये भाई ये अलग अलग आने चाहिए चारों। यस बात आ रही है समझ में? तो मैं ना तो मैं बी को लिख सकता हूँ यहाँ पर, ना ही मैं डी को लिख सकता हूँ। बात आ गई समझ में? यस सर। क्या क्या बचा है इसके इसके बाद में, सी को लिख सकता हूँ क्या मैं, सी को? तो बात है, कैरम वाला कॉलम तो डी का है, सी को वैसे भी लिख सकता, तो फिर एफ के साथ में जो मुझे दो या उससे ज्यादा लोग करने हैं, वो लोगों का पता चल गया कौन होगा दूसरा आदमी। ई या जी में से कोई होगा। अरे भाई ई तो पहले ही काट दिया ना, तो ई तो जी यहाँ है। पर आना है ना व्हाइट में। तो जी है। क्या यार, नहीं सर, मैंने लिखा जी है सर, बस मैं उसके लिए कह रहा था जो मैंने ऐसा किया वॉक थ्रू। क्या करें, कोई बात नहीं, छोड़ो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसके अंदर कि इस वाले बॉक्स के अंदर क्या आएगा, या अगर बी आएगा तो बी को मेरे को कहाँ पर लिखना चाहिए, ए को मुझे कहाँ पर लिखना चाहिए? क्या ए यहाँ पर आ सकता है? नहीं आ सकता है। देखो ध्यान से देखो, क्या ए यहाँ पर आ सकता है? इस वाली इस वाले कॉलम में आ सकता है? ए बी सी डी को चारों को अलग अलग लिखना है ना मुझे। क्या चेस वाले कॉलम में ए आ सकता है? नो सर। नहीं आ सकता। क्या कैरम वाले कॉलम में ए आ सकता है? तो डी ने ले चुका है ये वाला कॉलम, तो ये वाला कॉलम है, नहीं आ सकता है। क्या टेनिस में ए आ सकता है? तो जवाब है टेनिस में भी नहीं आ सकता, क्योंकि टेनिस में आता है तो फिर ये वाला बॉक्स खाली होना चाहिए था, इसको तो हम ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं, यानी कि ए का कौन सा हो जाएगा? बैडमिंटन। बैडमिंटन वाला हो जाएगा। और बैडमिंटन वाला इसके और इसके अंदर आना चाहिए, तो फिर मतलब जगह भी फिक्स होगी, ये तो एक तरीके से हम्म। हो गई ना। यस तो सर। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ए। ये। अब हम बात कर लेते हैं बी की। बी टेनिस के अंदर आता तो यहाँ पर आ सकता था, पर यहाँ पर तो हमने पहले से मना किया हुआ है कि बी नहीं आ सकता, तो फिर बी का भी फिक्स ही हो गया एक तरीके से। तो हम्म। कहाँ पर आएगा बी? सर बैडमिंटन के साथ वो ब्लू में। अरे भाई गलत कह रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ए बी सी डी को चारों को अलग अलग लिखना है ना मैं, पहला वाला क्लू। चेस में आ जाएगा। चेस में आ जाएगा ना, हाँ। क्योंकि टेनिस में एक डब्बा खाली है, उसके अंदर पहले से हमने लिख लिया कि इसके अंदर हम लिख नहीं सकते हैं। यस सर। सी का हमें पता चली गया, सी तो यहाँ पर आ जाएगा, ये रहा सी। हम्म। अच्छा मुझे बताओ, कैरम कितने लोग खेलेंगे कम से भी कम? सर कैरम खेलेंगे 3 लोग सर, 3। तीन ही खेलेंगे, चार भी नहीं खेल सकते ना। तो नहीं सर। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दो। बात आ रही है समझ में? यस सर। तो मुझे बैडमिंटन दो लोगों को खिलाना है, ये दो लोग कौन कौन नहीं हो सकते? तो देखो, एफ जी डी तो नहीं हो सकता, एफ जी डी तो नहीं हो सकता, यस सर। है ना। एक आदमी ए हो गया तो वो भी नहीं हो सकता। बी और हम्म। सी दूसरी जगह पर आ रहे हैं, तो दूसरा आदमी कौन होगा बैडमिंटन ई। खेलने का? तो दूसरा आदमी होगा ए। बात आ गई समझ में? ठीक है। अब मुझे बी और डी को सेम कलर पहनाना है, मतलब एक साथ एक ही रो के अंदर आने हैं, तो या तो यहाँ पर आ जाए या फिर यहाँ पर आ जाए। बताओ ब्लू के अंदर लिखूं या व्हाइट के अंदर लिखूं? सर ब्लू के अंदर भी लिख सकते हैं। तो व्हाइट के अंदर, सॉरी ब्लू के अंदर ही लिखेंगे, व्हाइट के अंदर नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हाँ। फिर ब्लू के अंदर एक ही आदमी रह जाएगा ना, दो या उससे बड़े करने ना हमें ये। यस सर। बात आ गई समझ में? हम्म। तो बी और डी यहाँ पर आ जाएगा। मेरा तरीका हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल लगा हो आपको, है ना। सारे हो गए ना, ए बी सी डी ई एफ सी। अगर मैं यहाँ हाँ। पर लिखता तो फिर यहाँ पर चार हो जाते, यहाँ पर एक हो जाता, यहाँ पर दो हो हम्म। जाता, गलत हो जाती ना फिर बात। यस सर। ठीक है। तो ए बी सी डी ए की हो गई, ये तो सारे ठीक है ना। यस सर। आंसर हम लोग कर लेते हैं। इसका आंसर क्या, पहले का आंसर है सर ए। रेड। हाँ, इसका उसके आंसर बाद ए, डी। का आंसर है बैडमिंटन। बिल्कुल सही। उसके बाद सर सी एफ एन जी। हम्म। उसके बाद डी सर ऑल प्लेयर्स हु वेयर ब्लू ड्रेस प्ले अ डिफरेंट गेम। ये वाला पूछना है। भी हो गया था सर। हो गया था। यस सर। इसको एक बार फिर भी देख लो, मैं पूरा करके नहीं बताऊंगा, देख लो एक बार। ठीक है। इसके अंदर केसेस बनेंगे, तो सबसे पहले रूट देखो, एक से लेकर के हमें वाई तक जाना है। यस सर। तो सबसे पहले मैं एक से सारे केस बना रहा हूँ, तो एक से ए गया, एक से बी गया, एक से सी गया। बात आ रही है समझ में? यस सर। एक से ए गया, एक से बी गया, और एक से सी गया। एक एक करके ले लो। हम्म। एक से अगर ए जाएगा तो कितने केस बनेंगे? सर एक ही केस। एरो की दिशा में चलना है। अब यहां से यू मत कर देना, यू मत कर देना, क्योंकि एरो इस तरफ आ रहा है, उधर की तरफ जा नहीं सकते।
तो फिर क्या करना पड़ेगा, डी के बाद में फिर आपको जी जाना पड़ेगा, जी के बाद में फिर आपको एच जाना पड़ेगा, एच के बाद में फिर आपको बाय। y। तो फिर एक्स ए का कितना केस बना, पहले नंबर का केस कौन सा केस बना, एक्स का एक ही केस बना, और वो केस क्या बना हमारे पास में, एक्स ए डी जी एच वाई। एक्स ए डी जी एच। एच वाई। अब एक्स बी को पकड़ लो, है ना, एक्स बी से कितने कितने केसेस बनेंगे, सर दो तो, केसेस। तो एक्स बी डी और एक क्या बनेगा, एक्स बी ई। ई। तो एक्स बी डी और एक क्या बनेगा, एक्स बी ई। सही लिखा ना मैंने, ठीक है। यस सर। अब एक्स बी डी को पकड़ लो पहले, एक्स बी डी से क्या केस बनेगा, एक ही जी बनेगा एच मेरे हिसाब से, एक्स बी डी जी एच वाई। है ना। यस सर। तो ये यहाँ पर केस नंबर 2, एक्स बी डी जी वाई। केस नंबर 3, एक्स बी के बाद में देख एक्स बी ई जी एच वाई। लो, एक्स बी ई, और इसके बाद में इधर नहीं जा सकता, देखो एक ही तरीका है जाने का ये, फिर इसके बाद में एक ही तरीका है जाने का, है ना। तो इसका भी एक्स बी ई जी एच वाई, ये बना एक्स बी ई जी एच वाई। केस 4, केस 5, केस 6, ठीक है ना। वैसे तो देखने से इतना ही लग रहा है, कितने ही बनेंगे। इधर देखो, इसके बाद में एक सी पर चले जाओ, एक सी पर आप जाओगे तो कितने, सी के बाद में कितने रास्ते फट जा रहे हैं यहाँ से, सर 3 सर। अभी तक तो 2 ही जा रहे हैं ना, हाँ अभी तक तो ही है, अभी हाँ। तक तो 2 ही जा रहे हैं। तो इधर देखो ध्यान से, इस तरीके से बनाओगे ना तो फिर केसेस कभी भी गलत नहीं होंगे। एक सी ई और ये क्या बनेगा, एक सी एफ। एक सी वाला कर लेते हैं पहले, एक सी ई, ई के बाद में किधर जाएगा, इधर 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 इधर, एक ही केस बना। यस सर। एक सी के बाद में क्या हो रहा है, जी एच वाई। यस सर। और एक सी एफ के कितने केस बन रहे हैं बताओ, सर इसके 2 केसेस बनेंगे। ग्रीन कलर से कर लेते हैं ना। एफ के बाद में आई वाई चल जाए, है ना, एक सी एफ आई वाई, और एक एच वाई। ठीक है ना। और एक अगर इधर से ना जाए तो फिर ये पिंक कलर वाला बना रहा हूँ, है ना, एक सी एफ एच वाई। बात आ गई समझ में, यस सर। ठीक है। यस। तो इसके 3 केसेस और बन गए एक सी वाले, तो एक तो एक सी ई जी एच वाई, और एक क्या बन गया, एक सी एफ आई वाई, और एक क्या बन गया, एक सी एफ एच वाई। यस सर। ठीक है। अब टोटल कॉस्ट किस किस तरीके से लेनी है, मैं एक कंप्लीट करके बताता हूँ, उसको फिर कर लेना। जैसे सबसे पहले एक्स आ रहा है तो एक्स की कॉस्ट है 15, फिर आ रहा है ए की कॉस्ट कितनी है, 11.5, 11.5। फिर आ रहा है डी, डी की कॉस्ट कितनी है, 4.5। फिर जी की कॉस्ट कितनी है, 2.5, देखो टेबल में से देख करके लिख रहा हूँ। फिर एच की कॉस्ट कितनी है, 7.5। फिर वाई की कॉस्ट कितनी है, 7। 7। बात आ रही है समझ में। तो टोटल मिलाकर के टोटल कॉस्ट लिख लेना 48, और टोटल डेज कितने लगेंगे डेज के लिए, 80 डेज। है ना। यस एक सर। एक में कंप्लीट करके बताता हूँ, 13 प्लस ए के अंदर लगेंगे 7 दिन, फिर डी के अंदर लगेंगे 18 दिन, फिर जी के अंदर लगेंगे 20 दिन, फिर एच के अंदर लगेंगे 15 दिन, और फिर वाई के अंदर लगेंगे वापस से 7 दिन। 13 7 18 20, ठीक है। 80। तो इस तरीके से सभी के डे लिख लेना, सभी की कॉस्ट लिख लेना, फिर इसके हिसाब से सवाल कर लोगे सारे। ये सर एक बार आंसर्स क्या क्या एक बार डिस्कस कर लें। हाँ आंसर मैं बता रहा हूँ, इसका आंसर है 82। हाँ सर 82। सी। आसान था ये वाला, है ना। इसका आंसर है, 51.25। ये है इसका आंसर। सर मैंने वही के लिखा, 51.25 के किया मैंने, बस वो कोई 5। बात नहीं, आप मॉडर्न आदमी, मॉडर्न आदमी ऐसे ही जवाब देता है ना। सर 0 है हाँ। और सर लास्ट वाले का एक बार बता देते, लास्ट वाला नहीं समझ में आया था। लास्ट वाला है बी। ये बोल रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ द टास्क व्हाइल स्टार्टिंग इवेंट एक्स द पर्सन entrusted with the task came to know that the machinery required for beginning event C needs repair and would take 25 days to come to workable condition। तो मशीनरी सी कहाँ पर है, इसके अंदर मशीनरी सी के केस हैं ये तीनों, एक्स सी वाले।
यस सर। ठीक है ना। तो इससे कितना टाइम लगेगा वर्केबल कंडीशन में आने के लिए? 25 डेज लगेंगे। ठीक है ना। इफ रिपेयर वर्क कैन स्टार्ट साइमल्टेनियसली विद इवेंट एक्स, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड फॉर द टास्क टू बी कंप्लीटेड? बात आ गई समझ में? यस सर। ये बोल रहा है कि मिनिमम कितने डेज लगेंगे उसको काम खत्म करने के लिए। हम्म। तो ये मानते हुए कि मशीन सी से ही हमें काम करवाना है, ठीक है ना, तो या दूसरी से भी किसी से भी काम करवाना है, तो देखते हैं। सबसे पहले तो इन सब के देख लेना, इन सब का कितना कितना आ रहा था आंसर। इन सब के डेज हमें निकालना, निकाल रखे हैं आपने या नहीं निकाल रखे? सर निकाल रखे सर, बता दूं? हाँ बता दो, थोड़ा हेल्प मिल जाएगी इससे सॉल्व करने में। सर एक्स बी डी जी एच वाई के हैं 88 डेज। यार आप दूसरे वाले का बता रहे हो। हाँ फर्स्ट के सर, फर्स्ट के हैं 80 डेज, सेकंड के हैं 88 डेज, हाँ। और फिर थर्ड एक्स बी ई के हैं सर 82 डेज, हम्म। और फिर एक्स सी ई के हैं, एक सेकंड सर, एक्स सी ई के हैं 80 डेज। हम्म। उसके बाद एक्स सी एफ के हैं 68 डेज, एक्सटी हाँ 68 डेज, और दूसरे वाले के 63 डेज। गलत बोल रहे हो, एक सी एफ आई वाई के हैं 68। हाँ एक्स सी एफ आई वाई के कह रहा हूँ सर 68, और दूसरे वाले के 63। 63 डेज सही है ना सारे? यस सर, सर मैंने 2 बार कैलकुलेट किए थे। ठीक है चलो, कोई दिक्कत नहीं है ना। इधर देखो, ये कह रहा है मिनिमम आंसर अभी तक हमें कितना दिख रहा है? 70 दिख रहा है। यस सर। 70 तो कहीं से अचीवेबल भी नहीं लग रहा है इनमें से। हाँ। सीधा सीधा नहीं दिख रहा ना कि सी खराब हो रही है, तो सी को ले ही ना, हम इन्हीं से निकला लें। हम्म। सी को ले ही ना, तो इनसे तो 70 डेज में तो आ नहीं रहा ना आंसर, यस सर। है ना, मतलब सी को लेना पड़ेगा। हाँ। सी को लेते हुए हमें इसको कैलकुलेट करना है। तो इधर देखो, कहाँ से मैं कैलकुलेट करूंगा? जो सबसे कम आंसर आ रहा है ना अभी तक, यहाँ से कैलकुलेट करता हूँ मैं, ओके 63 वाले से। तो एक्स के कितने दिन लगे हमारे? सर। एक्स के 13 डेज। इसके बाद में 15 दिन के बाद में काम शुरू होगा, मशीन सी काम करेगी 15 दिन के बाद में। बात आ रही है समझ में? सर 15 के। मतलब ये इसने क्या बोला था कि इसे 25 दिन लगेंगे इसे काम करवाने के लिए हमें। हाँ। 25 दिन के बाद में स्टार्ट होगी। तो अब 13 दिन के लिए तो हमने एक से काम करवा लिया। अब हम्म। मुझे सी के लिए कितना दिन और इंतजार करना है? जब एक शुरू हुआ था तब से 25 दिन काउंट करने हैं हमें। तो 12 दिन। 12 दिन हाँ। ये 12 दिन तो हमारा सीट के ठीक होने का इंतजार किया। अब मशीन सी ठीक हो गई तो अब कितने दिन और लेगी? 7 दिन। ओ 13 दिन, 13 दिन, 13 दिन सॉरी। लेगी ना भाई। यस सर, यस। 13 दिन और लेगी। 13 दिन के बाद में एफ कितना दिन और लेगा? 15। एच कितना दिन और लेगा? सी 13 दिन लेगा, एफ 15 दिन लेगा, एच 15 दिन लेगा, और वाई 7 दिन लेगा। 7 दिन। इससे तो ये आ गया आंसर। इस वाले से देखो, एक्स ने कितना दिन तक काम किया? 13 दिन तक। 12 दिन तक हमने इंतजार किया। इंतजार करने के बाद में सी ठीक हो गई। सी ने कितने दिन लिए फिर वापस से? 13। सी ने 13 दिन लिए, उसके बाद में एफ ने कितने दिन लिए? 15। 15। एफ ने 15 दिन लिए, उसके बाद में आई ने कितने दिन लिए? 20 दिन। 20 दिन। और फिर वाई ने कितने दिन लिए? 7 दिन। 7 दिन। दोनों को जोड़ लो एक बार, कितना कितना आ रहा है। सर इस फिफ्थ का 82 है। 80 आ रहा है भाई। सर हाँ सॉरी, 80, 80। हम्म, नहीं सर, 82 ही है सर। कहाँ से 82 हो जाएगा यार? ये देखो ना, ये 20 बन रहा है, 20 और 20 40। ये 25 और 15। कैसे जोड़ रहे हो भाई? 20, 20, 40, 25, 45, 55, 67, हाँ 75। तो बोलना ही मैं सिखाऊंगा। नहीं सर, सर सॉरी सर। और 75। नीचे वाले का कितना रहा है? 75। ठीक है ना, तो मिनिमम डेज कितने हो जाएंगे फिर? 75। ये मैंने किस बात को ध्यान में रख करके कराया कि अगर मैं सी को यूज ही ना करूं, तब तो फिर आंसर है ही नहीं ना, जो हमें टारगेट करना है छोटे नंबर्स को। बात आ रही है समझ में? हम्म।
यस ठीक, सर। तो फिर हमें सी को यूज करना है, समझ में आ गया ना। और इसके अंदर एक बात और भी ध्यान यस रखना है, सर। एक इवेंट जब हुआ था तो 13 दिन इसने लिए, तो यहीं से ही पहले दिन से हमने 25 दिन ले लिया सी को ठीक करने के, तो 13 दिन तो इधर और ये 12 दिन इधर, हाँ ये 12 दिन उसके हैं। अब सी ठीक हो गया, यस। ये 12 दिन जोड़ने हैं। अब सी ठीक हो गया तो सी ठीक होने के बाद में कितने दिन और लेगा, 13 13। दिन। फिर इस तरीके से चल रही है इसकी कैलकुलेशन, 13 + 12 + 13। बात आ गई समझ में। यस सर। ठीक है भाई, और कुछ हो तो बोलो। नहीं सर, बस यही था। ठीक है चलो।